सच्ची में सुने? अरे वाह यार, सुनो तो। हाँ जी, तो किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है फाइलम में, वन बाय वन फाइलम हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट फाइलम हमने स्टार्ट किया था पोरीफेरा, और कितना डिस्कस हुआ था? कुछ खास नहीं डिस्कस हुआ था, ठीक है। जनरल फीचर्स की हमने बात की थी। सुनो भाई, जब हम बोलते हैं पोरीफेरा तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, फाइलम स्टार्ट किया था हमने पोरीफेरा, बिल्कुल, फाइलम पोरीफेरा। पोरी का मतलब पोर्स, और फेरा मतलब बियरिंग। पोर बियरिंग एनिमल्स, परफोरेटेड बॉडी एनिमल्स, इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब वो पोर कैसे होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। टू टाइप के पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स, जिनसे होकर के वाटर बॉडी में एंटर करता है, क्या कहते हैं उनको? ऑस्टिया। और एक टॉप पर होगा सिंगल लार्ज पोर्स, क्या कहते हैं? ऑस्कुलम, ठीक है। हाँ जी, क्यों होती है बॉडी पोरस बताओ? पोरस बॉडी की वजह से हम कहते हैं बॉडी पोरस है, मतलब स्पंजी है, इसलिए इस ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। याद है सबको? हाँ, स्पॉन्जेस कहा था हमने इस ग्रुप के मेंबर्स को, ठीक। जनरल फीचर्स जान ही रहे हो आप, कुछ कुछ फीचर्स मैंने बताए थे। बॉडी की शेप इरेगुलर थी, इसलिए हमने कहा था एसिमेट्रिक होती है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? सेलुलर, मतलब इन स्पॉन्जेस में जो भी एक्टिविटी होगी वो सेल्स के लेवल पर होगी। आज हम उसकी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक? ये शायद बातें दो चार मैंने लिखवा भी दी थी, है ना। डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इनकी बॉडी वॉल 2 लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक होती है आउटर लेयर एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, 2 लेयर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उन्हीं से पूरा का पूरा स्पंज डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है अभी बता देते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने उसकी देखी थी मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखा था इस स्पंज को। आज हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो स्पंज लास्ट क्लास में अपन ने लिया था उसी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। डन? हाँ जी, देखो इधर, ये मैंने बना दिया, इसका फोटो बना दिया। ये एक स्पंज उठाया और इसमें मैंने कहा कि भाई ये इसकी बॉडी वॉल आउटर लेयर और ये बॉडी वॉल का इनर लेयर। एक सेकेंड, पहले आउटर कंप्लीट होने दो, एक सेकेंड, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है। हाँ जी, ये बॉडी वॉल में 2 लेयर बना रहा हूं, इनर लेयर, ये इनर लेयर बना दी। बॉडी वॉल की आउटर लेयर, बॉडी वॉल की इनर लेयर, एक बार देखते रहना बोर्ड पे, इनर लेयर, ठीक है। क्या होती है? स्पॉन्जेस, ससाइल, फिक्स्ड, देख पा रहे हो? तो दे ऑल आर फिक्स्ड, अटैच, ससाइल, दे डोंट मूव, ठीक है। याद आ रहा है? अब इसमें अच्छा वो बनाने थे ऑस्टिया, तो ऑस्टिया बना देता हूं, कहीं कहीं पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये लो, ठीक है। हाँ, ऑस्टिया। ये माइन्यूट पोर्स कौन है, जल्दी बोलो? ऑस्टिया। इनसे होकर के वाटर एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो ये माइन्यूट पोर्स है, ऑस्टिया है। छोटे छोटे ऑस्टिया बना दिए हमने ऐसे, ठीक है। 3D में देखना। हाँ, एक बच्चा मेरे पास कॉपी लेके आ गया, सर ये टुकड़ा बीच में ये गिरता क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई जूते पहने, चप्पल पहनी होती तो बताता है, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो 3D में सोचना है, ये स्पंज है और उसकी बॉडी में ऐसे पोर है। अब भैया क्रॉस सेक्शन में तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना यार, पोर, समझ गए? चलो आगे बढ़ जाओ। जैसे ही क्रॉस सेक्शन लोगे आप पाएंगे कि दे हैव ए लार्ज सेंट्रल कैविटी। क्या कहते हैं इसको, लार्ज सेंट्रल कैविटी को? स्पॉन्जोसील। तो इसमें बड़ी सी कैविटी होगी, इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, एक बार के लिए आगे बढ़ जाओ। स्पॉन्जोसील कैविटी होगी। पोर्स का नाम चाहो तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ये जो माइन्यूट पोर्स है, ये वाले पोर्स जिनसे वाटर अंदर जा रहा था, क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और जिनसे बाहर निकल रहा था, ऑस्क्यूलम। अब ऑस्टिया ऑस्कुलम करते रहेंगे तो ढंग की बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको वाटर करंट लिख रहा हूं, यहां से वाटर एंटर करेगा, ये सब वाटर एंटर करने के लिए, समझ गए कि नहीं? वाटर के साथ ही क्या जाएगा अंदर, जल्दी बोलो? फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल भी अंदर जाएगा, ठीक। मैंने यहाँ वाटर करंट लिखा, कोई दिक्कत? हाँ जी, तो वाटर करंट ऑस्टिया से होके एंटर कर रही है, ऑस्कुलम से होके बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है। डन? तो स्पॉन्जेस हैव ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट थ्रू दियर बॉडी। इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। बॉडी पोरस क्यों होती है, बॉडी से वाटर करंट पास होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने कहा था ये एनिमल है, हेट्रोट्रॉफिक है, एक्सटर्नल सोर्स से फूड लेंगे, बाहर से फूड लेंगे। क्या लड़की, नींद आ रही है? एक्सटर्नल सोर्सेज से फूड लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बेचारे फिक्स है, दे कांट मूव, मूव नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे डेवलप्ड ए काइंड ऑफ एडेप्टेशन। क्या है वो एडेप्टेशन? बॉडी हो गई पोरस, ठीक है, और बॉडी से वाटर करंट पास होने लगी। कैसे पास होगी भाई वाटर करंट, देख के बताओ। बताया था क्या लास्ट क्लास में? हाँ बताया था। क्या बताया था बोलो? नहीं बताया था? अरे बताया होगा, सुन तो सही। जैसे ऑस्कुलम को करो क्लोज, बंद कर ले भाई ऑस्कुलम, ठीक है ना। अब बॉडी होगी एक्सपेंड, बॉडी क्या होगी? एक्सपेंड। बॉडी ऐसे फैलेगी, फैलेगी तो अंदर वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। ऑस्टिया हो जाएंगे ओपन, बोलो बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा कि नहीं? हाँ जी,
तो आउटसाइड जो वाटर है वो अंदर आ जाएगा, समझ गए? ऑस्कुलम क्लोज्ड है, बॉडी एक्सपेंड होगी, ठीक है, बॉडी एक्सपेंड होगी, तो ऑस्टिया से होकर पानी अंदर भर गया। अब क्या हो जाएगा, ऑस्टिया हो जाएंगे क्लोज्ड, बॉडी में होगा कॉन्ट्रैक्शन, और बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑस्कुलम क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन होते ही ऑस्कुलम से क्या निकलेगा, वाटर जेट, पिचकारी निकलेगी, समझ गए? हाँ, तो इसी तरह से बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन चलता रहेगा, ऑस्टिया के थ्रू वाटर आएगा स्पॉन्जोसील में, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक। तो दिस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। ये स्पॉन्जेस की लाइफ लाइन है, जब तक वाटर करंट का फ्लो चलेगा उनकी सांसें चलेगी, समझ रहे हैं कि नहीं, वो जिंदा रहेंगी। क्यों? क्यों? बिकॉज दिस वाटर करंट ब्रिंग्स इन फूड पार्टिकल, इससे फूड पार्टिकल भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रही है, जो वाटर करंट बाहर जा रही है उससे वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 बाहर जा रहे हैं। ये बातें मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, फिलहाल के लिए आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, तो कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस सेक्शन लिया आज, हमने देखा सेंटर में कैविटी है, स्पॉन्जोसील कैविटी, ठीक। और दूसरी बात हमने की कि बॉडी वॉल में 2 लेयर्स है, आउटर लेयर बनी है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से, इनर बनी है एंडोडर्म से, ठीक। इनके नाम भी देते हैं, तो आउटर लेयर है एक्टोडर्मल लेयर, कोई पूछेगा नहीं आपसे इसलिए नाम मैं नहीं भी देना चाह रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी लेयर है बोल के बताओ, एक्टोडर्मल लेयर है ये, आउटर एक्टोडर्मल लेयर। पिनेकोडर्म कहते हैं, एनसीईआरटी नाम नहीं लिखा है तो मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, ठीक, पिनेकोडर्म कहते हैं। आउटर एक्टोडर्मल लेयर है, किसकी बनी हुई है, ये फ्लैट सेल्स की, मैं बना के बताता हूं, ये इस तरह की फ्लैट सेल्स की बनी होती है, देखो इधर, ये फ्लैट सेल्स की बनी होगी। क्या करने वाली है फ्लैट सेल, बताना भाई, बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स है, क्या ही करेगी, प्रोटेक्शन देगी, और क्या करेगी, समझ गए? तो ये फ्लैट सेल्स का बना होगा, फ्लैट सेल्स का बना होगा, किसके लिए होती है फ्लैट सेल्स, प्रोडक्शन के लिए, अगर मैं काम बताऊं तो प्रोडक्शन के लिए, ठीक। एक बड़ा हिट सुनाता हूं, सुनो। बॉडी में इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, ये एंडोडर्मल है, इनर लेयर एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से बनी है, एंडोडर्मल है, लेकिन इसमें बड़ी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। उससे भी बड़ी बात सुनाता हूं, सेल है, सेल के पास कॉलर है और फ्लैजिला है, कभी सुना फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट, सुना? हाँ, ये यूनिक फीचर है स्पॉन्जेस का, जिस तरह सिलेंटेट में स्टिंगिंग सेल्स, नीडोसाइट्स यूनिक फीचर है ना, पोरीफेरा में ये कॉलर सेल्स यूनिक फीचर है। मैं इसका फोटो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, स्क्रीनशॉट लेके, समझ गए, बड़ा करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक। अभी फिलहाल तो ये समझो कि इस तरह की सेल्स होती है जिनमें फ्लैजिला होता है, ठीक, और पूरी लेयर में होगी ऐसी सेल। तो क्या मैं ऐसे ऐसे करके बना दूं अभी के लिए, काम चलाने के लिए? क्या दिख रहा है बोलो? हाँ जी, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, इतना सा सुन लोगे क्या थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, पक्का? तो ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से लाइंड है। क्या नाम है इस लेयर का, इनर लेयर का, बोल के बता दो। इस लेयर का नाम है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से एंडोडर्मल लेयर है, इनर लेयर है, एंडोडर्मल लेयर है, समझ गए, इनर लेयर एंडोडर्मल लेयर, ठीक, एंडोडर्मल लेयर है, ठीक। इसका नाम है कोएनो, कोएनोडर्म, क्या नाम है जल्दी बोलो, कोएनोडर्म भी इसको कहते हैं। इसका नाम इसलिए बताया कि थोड़ा सा स्पेशल बात है। अच्छा, डर्म जब सफिक्स होता है ना, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डर्म मतलब क्या होता है, लेयर। अगर मैं एक सेल की बात करूं तो, इनर लेयर की एक सेल की बात करूं तो डर्म हटा के क्या लिख दूंगा, साइट। तो पता है इनर लेयर की सेल्स को क्या कहते हैं, इनको कोएनोसाइट्स, क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, कोएनोसाइट्स, या फिर जो मैं बोल रहा था क्या, कोलर सेल, फ्लैजिलेटेड कोलर सेल। सो इट इज मेड अप ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स, लिख दिया मैंने थोड़ा सा करके, आगे डिटेल बताऊंगा। फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स और कोएनोसाइट्स, और कोएनोसाइट्स क्या करती है, 2 मिनट के लिए इस पे ही जिक्र हो जाए, अभी 2 मिनट इसी का जिक्र हो जाए, बस करना कुछ नहीं है, बस बैठे रहिए, देखते रहिए मेरी तरफ। हाँ जी, सुनो, इनर लेयर की जो सेल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक। एक बार थोड़ा दर्शन करो इनके। एक नॉर्मल सेल की तरह पहले मैं शुरुआत करता हूं, एक नॉर्मल सेल हुआ, ये एक नॉर्मल सेल है, डन। नॉर्मल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल होते हैं, डन। अब इसमें 2 चीज लगा दो, पूरा नाम बताया कोइनोसाइट का मैंने, क्या, फ्लैजिलेटेड कोलर सेल, पहले लगाओ कोलर फिर लगाओ फ्लैजिला। इन सेल में 2 स्ट्रक्चर होगी, एक तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है ऐसे, मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ, जैसे शर्ट पे टी शर्ट पे कॉलर लगा होता है, डन। तो एक मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होती है, ये आ गया कॉलर, मुबारक हो, क्या आ गया ये, कॉलर। अब फ्लैजिला और लगा दे यार, तू ऐसा क्या ही कर रहा है भाई, फ्लैजिला भी लगा दे यार, ये आ गया कौन, फ्लैजिला। अब बता दे इसका क्या नाम हो गया, बोल के बता दे तू मुझे। अब ये हो गया फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, ठीक। अब ऐसी बहुत सारी सेल बनाओ, ये तो एक सेल है, ठीक है, इसके बगल में सेल बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चलो अरेंज करते चले जाओ, बोलो पूरी लेयर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी ऐसे, अरे बनाते जाओ, चिपकाते जाओ ना यार, पूरी लेयर को क्या कहेंगे, एक सेल को तुमने कहा है कोएनोसाइट,
एक सेल को बोला है कोएनोसाइट और कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। साइट हटा के डम लगाओ, क्या बोलेंगे पूरी लेयर को, जल्दी बोलो। कोएनोडर्म। क्या? कोएनोडर्म। लड़की वापस बोल, सेल को क्या कहते हैं? कोएनोसाइट। साइट मतलब सेल, लेयर क्या होगी? कोएनोडर्म। एक बार वापस आके पहले अरेंज करो, उस सेल को उठा के रख दोगे इधर, ये सेल उठाओ। इसका जो फ्लैजिला है वो किधर होगा? एक्टोडर्मल लेयर की तरफ या स्पॉन्जोसील की तरफ? एक सेल मैंने बनाई भी है टूटी फूटी सी, ठीक, दोबारा बनाऊं क्या? ठीक, कुछ नहीं, ये सेल है, सेल का ये कॉलर होगा और ये फ्लैजिला, समझ गए? तो पूरा का पूरा स्पॉन्जोसील फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से लाइंड है, वो फ्लैजिला है। अब मैं इनका काम सुनाता हूं। काम क्या है? वाटर आएगा तो वाटर करंट के साथ क्या आएगा? फूड। देखो भैया क्या क्या आ रहा है ऑस्ट्रिया से, लो एक बार बताता हूं मैं आपको। हाँ, यहां पर आ रहा है वाटर, और वाटर के साथ साथ क्या हो रहा है? वाटर के साथ आ रहा है फूड, ठीक है? वाटर करंट आ रही है, वाटर करंट फूड भी लेके आ रही है। मैं इधर लिख देता हूं, वाटर करंट, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं? वाटर एंड उसके साथ क्या जा रहा है? जल्दी बोलो, फूड। हाँ जी, फूड पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक। पहला काम सुनाता हूं फ्लैजिला का। फ्लैजिला ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट। जो वाटर करंट का फ्लो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से चल रहा है ना, उस फ्लो को मेंटेन करने में फ्लैजिला भी हेल्प करते हैं। फ्लैजिला का ये काम है पहला। दूसरा काम क्या है? जैसे इन फ्लैजिला के कांटेक्ट में फूड आएगा, फ्लैजिला के कांटेक्ट में फूड पार्टिकल आते ही फ्लैजिला की हेल्प से ये सेल क्या कर लेगी? उस फूड पार्टिकल को एंगल्फ, ठीक। फटाफट देखो, जो फूड पार्टिकल आया है वो कैसा है? सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? भाई नहीं, बाहर से जो फूड आएगा वो तो कॉम्प्लेक्स ही होगा ना यार। एनिमल उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, समझ गए? क्या डाइजेशन इस कैविटी में पॉसिबल है? स्पॉन्जोसील कैविटी में यहां डाइजेशन पॉसिबल है क्या? जल्दी बोलो। यहां डाइजेशन करने के लिए एंजाइम सिक्रीट करने पड़ेंगे। अब जैसे ही कॉलर सेल ने मान लो एंजाइम छोड़ दिए, ठीक, तब तक ऑस्कुलम खुल गया, अरे गया फूड तो गया, एंजाइम भी गए, तो कहां डाइजेशन हो सकता है इस कैविटी में? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? स्पॉन्जोसील कैविटी से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? वाटर करंट का फ्लो बना हुआ है भाई, पानी बह रहा है, वहां डाइजेशन कैसे हो सकता है? तो स्पॉन्जोसील डाइजेस्टिव कैविटी है या नॉन डाइजेस्टिव? स्पॉन्जोसील में कोई डाइजेशन नहीं हो सकता। अगर यहां डाइजेशन होता तो वो क्या कहलाता? एक्स्ट्रा सेलुलर की इंट्रा सेलुलर? बोलो। इंट्रा का मतलब इनसाइड, सेल के अंदर होता है तो इंट्रा सेलुलर कहलाता है, कैविटी में होता है तो क्या कहलाता? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बाहर तो नहीं हुआ भाई, कैविटी में तो नहीं हुआ, सुनो, स्पॉन्जोसील में तो नहीं हुआ, तो कहां होगा डाइजेशन बताओ? फ्लैजिला की हेल्प से इस फूड को पिक करने वाली है कौन? ये सेल। और इस सेल के अंदर डाइजेशन होने वाला है, किसमें? कॉलर सेल के अंदर। आओ बताते हैं। कॉलर सेल के कांटेक्ट में जैसे ही फूड आएगा, फ्लैजिला का काम क्या है? नंबर 1, इट मेंटेन्स, बोल के बताओ, इट मेंटेन्स, हाँ जी, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, बिल्कुल, वाटर करंट थ्रू द बॉडी ऑफ स्पंज। नंबर 1, वाटर करंट के फ्लो को मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा, पहला काम इसका। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा काम बताओ। जैसे ही ये, हाँ, फूड को एंगल्फ करने की कोशिश करेगा, ये फ्लैजिला के कांटेक्ट में फूड आता रहता है, फ्लैजिला मूव करते रहते हैं, धीरे धीरे वो फूड है ना कलेक्ट हो जाता है। कहाँ कलेक्ट हो जाता है? जल्दी बोल के बताओ। कॉलर में। कॉलर किस लिए होता है? कॉलर किस लिए होता है? क्या फायदा है इस कॉलर का? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रखने का क्या फायदा है? कलेक्शन ऑफ फूड, कलेक्शन ऑफ फूड, फूड इसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक। जो फूड इसमें आ गया वो बाहर नहीं निकलेगा, अदरवाइज क्या होगा बताओ? अदरवाइज क्या होगा? खूब सारा फूड आया, पता चला ऑस्कुलम ओपन हुआ, पानी के साथ बाहर गया, क्योंकि ऑस्कुलम ओपन होते ही ये जितना पानी यहाँ है वो तेजी से ऐसे बाहर निकलेगा। तो कम से कम जो फूड कॉलर में घुस गया है वो बच जाएगा। तो कॉलर किस में हेल्प कर रहा है? जल्दी बोलो। फीडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है कि नहीं? कॉलर किस में हेल्प कर रहा है? बोलो। कलेक्शन ऑफ फूड। क्या मैं सही लिखा हूं क्या? कलेक्शन ऑफ फूड, फूड की गैदरिंग में, कलेक्शन में हेल्प कर रहा है कॉलर पार्ट। अब फाइनली होगा क्या? जैसे ये फूड पार्टिकल सेल के कांटेक्ट में आएगा, मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, क्या होने वाला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहानियां शायद आपने सुन रखी हो थोड़ी बहुत, हाँ जी, अमीबा वगैरह में पढ़ा होगा, किसी बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ा होगा। सेल के कांटेक्ट में जैसे ही फूड आता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? इनवेजिनेट, अंदर चली जाएगी। सुना आपने ऐसा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर चली जाएगी, और फिर क्या होने वाला है? बोलो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड के कांटेक्ट में आती है, अंदर चली जाएगी ऐसे, और एक वैक्यूल सी बन जाएगी यहाँ पर, इसमें फूड भी आएगा। क्या कहते हैं इस वैक्यूल को? जल्दी बोल के बताओ, क्या कहते हैं इस वैक्यूल को जिसमें फूड है? क्या कहते हैं? अरे बोल तो सही, कुछ तो बोल दे भाई। फूड वैक्यूल, जल्दी बोल, क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब कुछ भी नहीं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस बैग। वैक्यूल का मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस बैग्स। अब उसके अंदर फूड भरा पड़ा है तो क्या कहलाएगी?
फूड वैक्यूल। ठीक, पूरा का पूरा डाइजेशन किस में होने वाला है, जल्दी बोल के बताओ, इस फूड वैक्यूल में होने वाला है। इस तरह के डाइजेशन को क्या कहेंगे, बोलो, इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर हुआ कि नहीं, सेल के अंदर जब भी डाइजेशन होगा, ओपन साइटोप्लाज्म में डाइजेशन नहीं हो सकता भाई, एंजाइम अगर रहेंगे तो सेल की स्ट्रक्चर डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो जब भी सेल के अंदर डाइजेशन होगा, किसके अंदर होगा, एक वैक्यूल के अंदर, जिसका नाम है फूड वैक्यूल। तो बताइए स्पंज में डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, बोथ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कैविटी में डाइजेशन हुआ क्या, नहीं, स्पॉन्जोसील हैज नो रोल इन डाइजेशन, उसमें हो भी नहीं सकता। डाइजेशन इज एक्सक्लूसिवली इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होगा। कौन सी सेल के अंदर, कोइनोसाइट कोलर सेल के अंदर। मोस्ट यूनिक सेल कौन है स्पॉन्जेस की, कोलर सेल्स, कोइनोसाइट कोलर सेल्स। आदत डालो बोलने की, समझ गए, ये पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं भी नहीं मिलेगी। दे आर यूनिक टू स्पॉन्जेस। लड़की, फ्लैजिलेटेड सेल सुनी होगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि सेल हो और फ्लैजिला हो, लेकिन फ्लैजिला भी हो और कॉलर भी हो, क्या लड़के, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ स्पंज में होता है। पल्ले पड़ी कुछ बात, किस में हेल्प कर रही है बताना, किस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, डाइजेशन में। वाटर करंट के फ्लो को मेंटेन कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मेन फंक्शन इस सेल का क्या है, डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन, तो डाइजेशन में ये हेल्प करिए। डन, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं वापस, एक सेकंड के लिए आ जाओ। तो हमने क्रॉस सेक्शन लिया, हमने कहा जी इसमें सेंट्रल कैविटी होगी, स्पॉन्जोसील, ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड विद डाइजेशन, इट हैज नो रोल इन डाइजेशन, कोई लेना देना नहीं है इसका डाइजेशन से, समझ गए। डाइजेशन जो भी होगा सेल के अंदर होगा, कोलर सेल के अंदर होगा। डन। अच्छा, दोनों लेयर्स के बीच में ये वाली बात भी अपनी हुई थी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं तो सेल्स टू लेयर में अरेंज होती है, और दोनों लेयर के बीच में, एक्टोडर्मल एंडोडर्मल लेयर के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल होता है, जेली लाइक कंटेंट होता है, क्या कहते हैं, मीजनकाइम और मीजोग्लिया दोनों बोलते हैं। स्पंज में मीजनकाइम ज्यादा कॉमन है और सिलेंट्रेट में मीजोग्लिया वर्ड ज्यादा कॉमन है। डालू मैं, इधर देखूं, इधर आओ सब लोग देखो, ये जिलेटिनस मटेरियल है दोनों लेयर के बीच में, फेविकोल है जो दोनों लेयर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, चिपका के रखता है। डन। तो ये मीजनकाइम है, एक बार मैं लिख रहा हूं यार, क्या कहा था मैंने, मीजनकाइम और मीजोग्लिया के कॉन्सेप्ट में बोल के बता दो। मैंने कहा था बेसिकली नॉन सेलुलर, इसका मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहां पर कोई सेल नहीं होगी इसमें, ठीक, सेल सिर्फ दो लेयर में होती है, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, ठीक है, बेसिकली नॉन सेलुलर है, जिलेटिनस मटेरियल का बना है, जेली लाइक कंटेंट का बना है, जो दोनों लेयर को होल्ड करके रखेगा, चिपका के रखेगा, स्ट्रेंथ देगा बॉडी को। डन, यही बोला था मैंने। लेकिन सुनो, एडल्ट स्टेज में इसमें सेल्स हो सकती है, तो क्या एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, नहीं, इसमें सेल्स होगी तो या तो वो एक्टोडर्मल से लेयर से टूट के आई है या फिर एंडोडर्मल से, ठीक है, तो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक ही रहेगा। मीजोडर्म क्या है, एब्सेंट। डन। तो एडल्ट स्टेज में इसमें कुछ सेल्स भी होती है, अमीबॉइड सेल्स होती है, अमीबा लाइक सेल होती है, इरेगुलर शेप्ड सेल्स होती है, और सुनो वो सेल्स भी अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। जितना मैं स्पंज को पढ़ाते जाऊंगा, पता है आपको क्या लगेगा, क्या एहसास हो जाएगा आपको, थोड़ी देर में लगने लगेगा सर तो टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ स्पंज कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे ये फ्लैट सेल्स है, ठीक है, इनका नाम नहीं लिखा मैंने, पिनेकोसाइट्स कहते हैं इनको, ठीक है, किसके लिए है ये, प्रोडक्शन के लिए। कॉलर सेल्स है, किसके लिए बताओ, डाइजेशन के लिए, फूड की गैदर करना, फूड को पिक करना, डाइजेस्ट करना, वो उनका काम है। ठीक, इसी तरह से याद करो, लास्ट क्लास में मैंने कहा था स्पंज की बॉडी को बाहर से देखोगे तो स्पिक्यूल्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, याद आ रहा है यार। स्पंज का जो साइज है, अब सोचो, कुछ मिलीमीटर से लेकर के मीटर्स में साइज होता है भाई, बड़ी बड़ी होती है स्पंजेस, ऐसे ब्रांचिंग हो रखी है, बड़ी बड़ी है स्पंज। आपको लगता है बॉडी वॉल में दो लेयर है, एक सेल थिक एक्टोडर्मल लेयर है, एक सेल थिक एंडोडर्मल लेयर है, दो थिन मेम्ब्रेन है, बॉडी वॉल उससे बनी है, बीच में खाली पड़ा है, और स्पंज का साइज मीटर्स में, पॉसिबल है ये। तो बॉडी के शेप मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हार्ड स्केलेटल एलिमेंट चाहिए। तो पहला तो ये जो मीजनकाइम है, मीजोग्लिया है, सुनो, जेली लाइक कंटेंट, ये दोनों लेयर को चिपकाता है, ये सपोर्ट देता है। और दूसरा इसमें पड़े हुए कौन, स्पाइंस, स्पिक्यूल्स, कांटे पड़े हैं इसमें, जो या तो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर बने होते हैं सिलिका के। डन। कुछ स्पंज में हार्ड प्रोटीन फाइबर्स भी मिलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स, जैसे हमारा नेल्स का प्रोटीन है ना, कौन सा, जल्दी बोलो, क्रेटिन प्रोटीन। इसी की तरह हार्ड प्रोटीन होता है कौन, स्पॉन्जिन प्रोटीन, उसके बने हुए फाइबर्स भी मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर स्पंज में क्या मिलेगा, स्पिक्यूल्स, कांटे। क्यों, क्योंकि स्पॉन्जिन फाइबर सिर्फ बॉडी को सपोर्ट देगा, स्पिक्यूल अगर जैसे एक स्पिक्यूल बनाऊं मैं यहाँ,
ऐसे करके मैंने एक स्पिक्यूल बनाया, एक कांटा बनाया, तो भाई ये अंदर निकला होता है, बाहर भी निकला होता है, और बॉडी में भी है, बॉडी वॉल में भी है। डन, ये मैंने एक स्पिक्यूल बना दिया, देख लो इधर। तो उससे क्या होता है, कांटे बाहर निकले होते हैं, स्पिक्यूल बाहर निकले होते हैं, तो बॉडी को सपोर्ट के साथ साथ क्या मिल गया, प्रोटेक्शन। इसलिए ज्यादातर स्पंज स्पिक्यूल ही रखती है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाऊं मैं, कुछ आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा बहुत बताओ, बोलो जल्दी बोलो। ये जो स्पिक्यूल्स बनाया, स्केलेटल एलिमेंट बनाया, इसके लिए पर्टिकुलर टाइप की सेल होती है, अलग टाइप की सेल्स होती है। मीजनकाइम में मिडिल लेयर के अंदर अमीबॉइड सेल होती है, नाम है उसका स्क्लेरोब्लास्ट। तो ये जो मीजनकाइम है, जो कि बेसिकली या ओरिजिन के हिसाब से, एम्ब्रियोनिक स्टेज के हिसाब से तो नॉन सेलर है। अर्ली एज में इसमें कोई सेल नहीं होती, बट एडल्ट स्टेज में इसमें सेल्स होती है। जेली लाइक कंटेंट क्या होता है, ये बोलो, जेली लाइक विद, ठीक है, बट कंटेंस, हाँ जी एक सेकेंड रुको, जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक मेटेरियल, ठीक है, विच कंटेंट सम अमीबॉइड सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती है, सम अमीबॉइड सेल्स, अमीबोसाइट्स लिख दूं चलेगा, अमीबा लाइक सेल्स होती है अमीबोसाइट्स। उसके एक दो एग्जांपल सुनाता हूं मैं। एक एग्जांपल मैंने अभी अभी सुनाया, क्या नाम था उस सेल का, स्क्लेरोब्लास्ट। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया है, कॉलर सेल का जिक्र किया है, मैं भी उसी का कर रहा हूं, लेकिन एक दो बहुत जरूरी सा हो जाता है बताना। जैसे स्क्लेरोब्लास्ट एक सेल का नाम है, इसका काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बोलो, फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल एलिमेंट, क्या, स्पिक्यूल्स, या तो स्पिक्यूल्स स्केलेटल एलिमेंट बनाना, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, ये एक बार के लिए स्केलेटल एलिमेंट ही लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल एलिमेंट, स्केलेटल एलिमेंट आगे लिख दूंगा, स्केलेटन किसका बना होता है, तो जो भी स्केलेटल एलिमेंट है वो यही बनाएगी, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स यही बनाएगी, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। कभी आपने सुना स्पॉन्जेस में कुछ सेल्स ऐसी होती है, या लोअर एनिमल में कुछ सेल्स ऐसी होती है, अगर आप इस स्पंज की चॉपिंग कर दें लड़के, ऐसे ऐसे करके इसको टुकड़ों में काट दे, यूं यूं यूं, समझ गए कि नहीं, तो आपने सुना होगा हाइड्रा या किसी स्पंज, इनकी बॉडी को अगर आप पीसेस में कट कर देंगे, तो जो छोटा सा पीस है ना बॉडी का, ठीक है, वो भी रिकंस्ट्रक्ट होकर होल स्पंज बना देगा, होल एनिमल बना देगा। दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। किस तरह से, किस लिए पॉसिबल है ये बताओ, किस लिए पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती है विच आर स्टिल अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, इस बात का मतलब समझो क्या है, हमारी बॉडी में, एडल्ट बॉडी में, या स्पंज आपके सामने इसकी बॉडी में मोस्टली सेल्स कैसी होती है, डिफरेंशिएटेड, मींस दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, लाइक जो स्क्लेरोब्लास्ट है, देख लड़की इधर देख, सीधी सी, ओह क्या हुआ, नींद आ रही है, यस सर, हाँ जी, स्क्लेरोब्लास्ट सेल को बोलोगे कॉलर सेल का काम कर दो, करेगी क्या, मना कर देगी, ये नहीं कर पाएगी कॉलर सेल वाला काम, कहेगी मेरे पास कॉलर नहीं है, मेरे पास फ्लैजिला नहीं है, समझ गए कि नहीं, जैसे तुम कह देते हो बड़ा मोबाइल नहीं है, घर वालों कह दे ना आईपैड नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, ऐसा बहाना बना लेगी ये भी। ठीक, आगे बढ़ो, कॉलर सेल को बोलोगे पिनेकोसाइट वाला काम कर दो, वो भी मना कर देगी, समझ गए। तो ये एडल्ट बॉडी में क्या होता है, मोस्टली सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या हो गई, स्पेशलाइज, मॉडिफाई, उस तरह की स्ट्रक्चर उसने डेवलप कर ली, ठीक है ना। लेकिन आपने सुना होगा, हमारी बॉडी हो चाहे इसकी बॉडी हो, एडल्ट बॉडी में भी कुछ ऐसी सेल्स होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट स्टेज तक आ गई, बट दे आर स्टिल अनडिफरेंशिएटेड, उनको अभी बताया नहीं गया कि तुम्हें करना क्या है, समझ गए। हमारी बॉडी में क्या कहते हैं इस तरह की सेल्स को, बोल के बताओ, बोन मेरो में मिलती है, नाम बोलो, कभी सुना है स्टेम सेल्स, किसी ने स्टेम सेल सुना, तो हमारी बॉडी में बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल्स होती है, ठीक, मतलब वो अनडिफरेंशिएटेड है, उनको अब तक आज तक कोई काम ही नहीं मिला, बेचारी को बेरोजगार बैठी है, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ, दे स्टिल हैव एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल, वो किसी भी सेल में मॉडिफाई होने की एबिलिटी रखती है एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट, यस और नो। तो इस तरह की अनडिफरेंशिएटेड सेल जो हमारे अंदर हायर एनिमल में बड़ी रेयर है, बहुत कम बची है, वो इन लोअर एनिमल्स में भरी पड़ी है थोक के भाव, समझ गए। तो इस मीजनकाइम में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पड़ी रहती है, नाम देते हैं उनको आर्कियोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। या एक कॉमन वर्ड अगर किसी ने सुना हो तो टोटिपोटेंट सेल सुना, यस सर, क्या होती है टोटिपोटेंट सेल, आर्कियोसाइट, थैंक यू। आर्कियोसाइट तो स्पंज में बोलते हैं, बाकी इन जनरल इस तरह की सेल्स का नाम लोअर एनिमल्स में है टोटिपोटेंट सेल्स। इसका मतलब दोज, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ,
हाँ, दो सेल्स विच आर स्टिल अनडिफरेंशिएटेड प्रेजेंट इन एडल्ट बॉडी, एडल्ट की बॉडी में प्रेजेंट है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट बॉडी तक आ गई, कोई काम नहीं मिला उनको, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच हैव एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट, दे आर कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है। फीटल स्टेज में तो सारी सेल अनडिफरेंशिएटेड है, किसी को कुछ नहीं पता आगे चल के क्या करना है, लेकिन एडल्ट बॉडी में तो सब डिफरेंशिएटेड होगी ना, स्पेशलाइज्ड होगी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यस और नो। हाँ, तो इसी तरह की टोटिपोटेंट सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स स्पंज में मिलती है, मैं उसका जिक्र करने जा रहा था इसलिए एक कहानी सुनाई मैंने आपको, उस सेल का नाम सुना रहा हूं मैं आपको, क्या नाम है स्पंज में, पर्टिकुलर नाम बोले तो आर्कियोसाइट, अदरवाइज इस तरह की सेल को हमारे अंदर स्टेम सेल, इनमें आर्कियोसाइट, अदरवाइज इस तरह की सेल को इन जनरल क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। क्या क्या करने वाली है जल्दी बोल के बताओ, टोटिपोटेंट सेल्स आर्कियोसाइट्स क्या करने वाली है बताइए, दे आर रिलेटेड विद रिपेयर, रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे रिलेटेड है। सुनो, अगर सपोज कीजिए कोई आउटर लेयर की सेल, फ्लैट सेल्स डैमेज होगी यहाँ पर, ठीक है, डेड हो गई, तो आर्कियोसाइट मॉडिफाई होकर क्या बना देगी, फ्लैट सेल बना देगी। कोई कॉलर सेल, ये कॉलर सेल डैमेज होगी, लड़के क्या करेगी बता, आर्कियोसाइट क्या करेगी, टोटिपोटेंट सेल्स मॉडिफाई हो जाएगी, रिप्लेस कर देगी किसको, कॉलर सेल को। स्क्लेरोब्लास्ट डैमेज होगी, जो ये बना रही थी, स्पिक्यूल बना रही थी स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, तो स्क्लेरोब्लास्ट मॉडिफाई हो जाएगी, डन। बॉडी की चॉपिंग कर दी तुमने, ऐसे चॉपिंग कर दी, छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है, अब जो छोटा बॉडी का टुकड़ा होगा, बॉडी वॉल की दोनों लेयर होगी, दोनों लेयर के बीच में मेसेनकाइम होगा, उसमें आर्कियोसाइट होगी, आर्कियोसाइट सेल टोटिपोटेंट सेल्स डिवाइड होती जाएगी, मास ऑफ सेल बना देगी, और धीरे धीरे फिर वो डिफरेंशिएट होकर ऑल अदर टाइप की सेल्स बना देगा। पता है उस टुकड़े से धीरे धीरे क्या बन गया, स्पंज बन गया, बेबी 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 स्पंज बन गया, समझ गया, जवान हो जाएगी धीरे धीरे, समझ गए। हाँ जी, क्या पल्ले पड़ा तुम्हें बताओ कि लोअर एनिमल्स स्पॉन्जेस, सिलेंटेड्स, जैसे जैसे हायर ग्रुप में जाते जाओगे इस तरह की अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का नंबर कम होता जाएगा, समझ गए। लेकिन यहां बहुत हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, बॉडी के छोटे से टुकड़े से होल एनिमल बन जाता है, होल स्पंज, होल हाइड्रा बन जाता है। बात पल्ले पड़ रही है कुछ। एक और बात सुनो, स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल बोथ, जल्दी बोलो, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल भी होगा, बडिंग के थ्रू बर्ड्स बनती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। पता है इसमें जो गैमीट्स बनते हैं ना, हाँ जी, स्पर्म और oocytes बनते हैं, वो भी किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, इन्हीं टोटिपोटेंट सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो ये गैमीट फॉर्मेशन से भी रिलेटेड है, ब्रीडिंग सीजन में इन्हीं के मॉडिफिकेशन से स्पर्म्स एंड oocytes बनेंगे। ठीक, तो क्या क्या सुनाया इसकी तारीफ में, क्या क्या बोला मैंने, बताओ। आर्कियोसाइट्स और टोटिपोटेंट सेल्स, जल्दी बोल के बताओ, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जल्दी बोलो, रेस्पॉन्सिबल फॉर, बिल्कुल, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। और कुछ भी बोल दे जवान यार, ऐसा क्या ही करता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। और बता, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, तो रिपेयर रीजनरेशन, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, इन सब से ये रिलेटेड है, डन, इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ और सुना दूं क्या, थोड़ा सा कुछ और सुना दूं, यस सर, यस सर। टू मोस्ट यूनिक फीचर बताइए स्पॉन्जेस के, चलिए बाद में छापना, पहले मेरी बात सुनी लो तुम एक बार। हाँ जी, खड़ा हो एक बार जवान, हाँ जल्दी खड़ा हो, जल्दी, नाम बता तेरा। गिरिराज, कहाँ का रहने वाला है, राजस्थान, तो राजस्थान तो बहुत बड़ा है बेटा, धौलपुर का रहने वाला है। क्या बोला तूने, वो वर्ड वापस बोल, नहीं पहले कुछ और बोला था, ये क्या होता है जानते हो ये बात, हाँ, तो वर्ड्स टर्मिनोलॉजी का ही गेम है, बायोलॉजी है ना। हाँ जी, जिस तरह का स्पंज की बॉडी से कंटिन्यूअसली वाटर करंट पास होती है, ऐसा ही इकाइनोडर्म्स में, स्टारफिश में पढ़ेंगे, उसकी बॉडी से भी वाटर करंट पास होती है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कॉमन वर्ड है, यहां बोलो वहां बोलो दोनों जगह चलेगा, लेकिन यहां क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ठीक, ये वर्ड उधर नहीं जा सकता। और इकाइनोडर्म्स में क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और डिफरेंस क्या है, वो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इकाइनोडर्म्स का, स्टारफिश का, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, जबकि ये तो ससाइल है, फिक्स्ड है, लोकोमोशन होता ही नहीं है, समझ गए, इसलिए इधर उधर नहीं हो सकते दोनों वर्ड, डन। एक बार वापस सुनाऊं, स्पॉन्जेस में दो यूनिक फीचर है जो एनिमल किंगडम में नहीं मिलेंगे। पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, कोएनोसाइट, यस और नो,
और दूसरा दे हैव ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट थ्रू देयर बॉडी विच इज कॉल्ड, जल्दी बोल के बताओ, मैं लिख दूंगा नीचे, हाँ जी, क्या कहते हैं, ये फ्लो ही बता रखा है मैंने, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम अलग से लिख दूंगा मैं, चिंता ना करो, कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, ठीक है, कैनाल सिस्टम दिखा दिया है मतलब मैंने इस फिगर में। तो वाटर का फ्लो बताओ, वाटर करंट एंटर करेगी ऑस्टिया, स्पोंजोसील, ऑस्कुलम, आउटसाइड, ये पैसेज है, ठीक है। क्या क्या फायदा होगा इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, बोल के बताओ, पहला फंक्शन सुनाओ। नंबर 1, इट हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड, बताओ इसके साथ फूड पार्टिकल आ रहा है कि नहीं, बॉडी में गैदर हो रहा है, कॉलर सेल्स में जा रहा है, फिर उसको लाइक कॉलर सेल्स क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, तो ये फीडिंग में हेल्प करेगा, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 बताइए, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन गैसेस सेक्शन समझते हो, देखो एक बार देखो सही, लोअर एनिमल्स में लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, टीनोफोरा, बेटा 2 मिनट और दे दे, स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, टीनोफोरा, लोअर एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स रिमेन्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग वाटर। भाई बाहर वाली सेल देखो तो सही, ये बाहर वाली सेल सीधे सराउंडिंग वाटर के कांटेक्ट में है कि नहीं, देख के बताओ, ये है कि नहीं। जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो सराउंडिंग वाटर होता है, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को काम में लेंगे, तो सेल्स को फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए, हाँ जी, ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, हाँ जी, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, सेल्स में ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का हो रहा है कंजम्पशन, काम में आ रही है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, कम, और सराउंडिंग वाटर में क्या रहेगी, ज्यादा, तो ऑक्सीजन बोलो बाहर से अपने आप डिफ्यूज होकर अंदर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सेल में आ जाएगी, और सेल में CO2 हो रही है प्रोड्यूस, CO2 होगी प्रोड्यूस, वो इक्वेशन पढ़ी, ग्लूकोज प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, कितना ATP, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी, 38 ATP, तो सेल्स की, ऑल बॉडी सेल्स को नीड है एनर्जी की, उसके लिए वो फूड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब CO2 हो रही है पैदा भाई सेल्स में, सराउंडिंग वाटर में CO2 कम, सेल में लेवल ज्यादा। डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जानते हो, डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पैसिव, पैसिव, एनर्जी कंजम्पशन होगा, नहीं होगा, हाई टू लो मूवमेंट होगी, डन, तो O2 जाएगी अंदर, CO2 आ गई बाहर, ये लो साहब, ठीक है। बताइए किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा रुको, ये तो बाहर वाली सेल थी, अंदर वाली सेल क्या करेगी, अंदर वाली सेल, अंदर से भी तो वाटर करंट पास हो रही है, ठीक है, तो अंदर से जो वाटर पास हो रही है उससे ऑक्सीजन लेगी, उसमें CO2 छोड़ेगी, इसका मतलब जो वाटर करंट एंटर करेगी उसमें O2 का लेवल क्या होगा, हाई, और जो वाटर करंट बाहर निकलेगी उसमें किसका लेवल हाई होगा, जल्दी बोलो, हाँ जी, इसमें CO2 बाहर होगी, यस और नो। तो बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स सीधे वाटर के कांटेक्ट में सीधे गैसियस एक्सचेंज हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन आप मुझे धीरे से एक बात बताओ, क्या ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल हेल्प कर रहा है, जो वाटर करंट अंदर जा रही है उसमें O2 हाई है, जो बाहर जा रही है उसमें CO2 हाई है, ये हेल्प कर रहा है। तीसरा स्टेप सुनाता हूं, तो किस किस में हेल्प करता है कैनाल सिस्टम, नंबर 1 फीडिंग, हाँ, इट ब्रिंग्स इन फूड पार्टिकल एंड ऑक्सीजन, कैरीज आउट CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट, डन, तो फीडिंग में हेल्प कर रहा है, दूसरा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, तीसरा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। एक्सक्रीशन सब समझते हो, इन सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, आपने सुना होगा एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली अमोनोटेलिक होते हैं, वो अमोनिया को ऐसा सीधे रिलीज कर देते हैं, तो इन सेल्स में, बॉडी सेल्स में पता है क्या बनेगा, बॉडी सेल्स में अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनता जाएगा और बाहर डिफ्यूज होता जाएगा। क्या एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए, नहीं, तो यहां स्पॉन्जेस में या लोअर एनिमल्स में, स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, टीनोफोरा में, सुनिए, they have no special structure for gaseous exchange and for excretion, removal of waste, metabolic waste, nitrogenous waste, yes or no, both the process occurs through simple diffusion through general body surface, done। इसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है कौन, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्यों, क्योंकि अंदर वाली सेल क्या करेगी, अंदर वाली सेल अमोनिया किस में डालेगी, वाटर में, तो बाहर जो वाटर जाएगा, बोलो उसमें क्या ज्यादा होगा, जल्दी बोल के बताओ, उसमें अमोनिया भी तो ज्यादा होगा, वेस्ट भी तो ज्यादा होगा, यस और नो, CO2 ज्यादा होगा, वेस्ट ज्यादा होगा, डन। तो दिस वाटर करंट ब्रिंग्स इन फूड पार्टिकल एंड ऑक्सीजन एंड कैरीज आउट CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो मुझे धीरे धीरे बताओ, ये जो वाटर करंट का फ्लो है, ये इसकी लाइफ लाइन है कि नहीं,
हाँ, दिस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट थ्रू द बॉडी ऑफ स्पंज इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन भाई फीडिंग में हेल्प कर रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक स्पंज है और उसकी बॉडी पर जितने भी ऑस्टिया है उन सबको मैं ब्लॉक कर दूं, वैक्स लगा दूं, ठीक है, सेलो टेप लगा दूं, ठीक है, सारे ऑस्टिया को ब्लॉक कर दिया, क्या होगा? स्पंज वुड सर्वाइव और डाई, स्पंज की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाटर करंट का फ्लो इनके लिए जरूरी है। तो 2 यूनिक फीचर मैंने स्पंजेस के अभी अभी सुना दिया आपको, और ये पूरे एनिमल किंगडम में कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने लिखा यहां 2 मोस्ट यूनिक फीचर्स, 2 यूनिक फीचर्स। यूनिक समझते हो क्या? जो किसी में ना मिले। और सुनो, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, दे आर फाउंड इन ऑल स्पंजेस विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेरी तरफ देखते रहना। तो 2 फीचर है, उनमें से पहला फीचर सुनाओ, कैनाल सिस्टम। पहला सुनाओ, जल्दी बोलो। कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कॉमन वर्ड है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कॉमन वर्ड है, कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन यहां पर जो पर्टिकुलर यूज होता है वो क्या यूज होता है? कैनाल सिस्टम। किस किस पर्पज के लिए होता है कैनाल सिस्टम, बोल के बताइए, किस में हेल्प करने वाला है? हाँ जी, फॉर गैदरिंग ऑफ फूड, एनसीईआरटी लिखा है, फॉर गैदरिंग ऑफ फूड। इसके साथ फूड पार्टिकल अंदर आता है, गैदरिंग ऑफ फूड। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फीडिंग, फीडिंग में हेल्प करेगा। और बताइए, गैसियस एक्शंस, गैसियस एक्शंस का मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन। स्मार्ट होते जा रहे हो क्या? यस सर भी नहीं बोल पाते हो। हाँ जी, अरे संगत का सर है, मेरे साथ रहोगे तो स्मार्ट हो जाओगे, समझ गए? इधर देखो, पहला फीचर ये बताया। दूसरा फीचर सुनिएगा भाई, सेकंड जो फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ, हाँ बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स, कोइनोसाइट्स और फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स। ये भी मोस्ट यूनिक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि ये सेल्स में कोलर है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला वाटर करंट के फ्लो को कंटिन्यू रखता है, कोलर फूड का कलेक्शन करता है। ओवरऑल में बताऊं तो दे हेल्प्स इन फीडिंग, उसमें भी पर्टिकुलरली क्या? डाइजेशन। हाँ जी, हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन। इस तरह के डाइजेशन को क्या कहते हैं, जो सेल के अंदर होता है? हेल्प्स इन डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिल्कुल सही है। सेल के अंदर जब भी डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर कहलाएगा। और ये कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फूड वैक्यूल में? सेल में ओपन, ओपन साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकता, फूड वैक्यूल में होगा, ठीक। हाँ जी, यहां थोड़ा सा विराम लेते हैं। आप छापना हो तो जिस बच्चों को छाप लो, पढ़ना है पढ़ लो, फिर मैं आगे और कुछ बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको खत्म करेंगे थोड़ी देर में। पीछे वाली स्लाइड लगा दूं, देखो एक बार फटाफट।
हाँ भाई, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ जाएं। हाँ बोलो। पोरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहा है? और क्या बोलते हैं? हाँ, सेल का झुंड है तो उसको झुंड बना दें। याद करो मैंने क्या कहा था कि एक स्पंज को आप टच करो, हाथ लगाया था आपने, से टच किया था, रेस्पॉन्स शो किया था क्या? नहीं, क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैंने कहा था टच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए सेंसरी सेल नहीं है, फिर सिग्नल को, मैसेज को बॉडी में कैरी करने के लिए नर्व सेल्स नहीं है, तो सिग्नल को कैरी करने के लिए नर्व सेल्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है सेल्स में। जैसे मान लो कॉलर सेल है, ये कॉलर सेल है, ये भी फीडिंग कर रही है, डाइजेशन कर रही है, ये भी डाइजेशन कर रही है, इसको इससे लेना देना नहीं है, इसको इससे लेना देना नहीं है, तो कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट नहीं कर रही है। समझ गए? तो से ए वन टाइप की सेल वन अलोटेड फंक्शन तो परफॉर्म कर रही है, बट कैसे? दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट कोऑर्डिनेशन। अगर यही सेल कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करने लगे, समझ गए? पक्का? तो फिर ये क्या कहलाएगा? फिर ये टिश्यू कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम नहीं है, वो कहां से आएगा? नेक्स्ट ग्रुप से, सिलेंटेटा से। ये हाइड आएगा, उसको हाथ लगाना, टच करना, मजे चखा देगा तुझे। क्यों? क्योंकि उसमें सेंसरी सेल भी है, नाउ सेल भी है, रेस्पॉन्स शो करने के लिए स्टिंगिंग सेल भी है। समझ गए? तो मेरा एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन न्यूरॉन्स और नाउ सेल्स अपीयर्ड फर्स्ट इन, हाँ बोलो किसमें? सिलेंटेटा में, हाइड्रा ग्रुप में, वहां से नाउ सेल्स आएगी, वहां से कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होने लगेगी। ठीक? स्पॉन्जोसील का रोल, स्पॉन्जोसील एक सेंट्रल कैविटी है, स्पंज की बॉडी की कैविटी है, बस वहां से वाटर करंट पास होती है, ऐसा सच कोई रोल नहीं है, डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है ये। ठीक है? पैरा मतलब फार, गैस्ट्रिक मतलब डाइजेशन, फार फ्रॉम डाइजेशन मींस नो रोल इन डाइजेशन, क्योंकि इससे आगे जो सिलेंट्रेट आएंगे उनमें जो कैविटी होगी उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे। गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन, वो डाइजेस्टिव कैविटी है। यार ऐसा तो कुछ लिखा नहीं जितने तुम बिजी चल रहे हो। ठीक है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या देखा? स्पॉन्जेस हैव ए लार्ज सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील एंड बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, एक्टोडर्मल लेयर फ्लैट सेल्स का बना होता है, प्रोडक्शन के लिए होती है, एंडोडर्मल लेयर जिसको कोएनोडर्म भी कहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कोएनोसाइट्स एंड दे आर रिलेटेड विद, दे आर यूनिक टू स्पॉन्जेस, ये सेल सिर्फ स्पॉन्जेस में मिलती है पूरे एनिमल किंगडम में, एंड दे आर रिलेटेड विद डाइजेशन। डन? ये डाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दोनों लेयर्स के बीच में जिलेटिनस मटेरियल होता है, मेसेनकाइम, इसमें भी कुछ सेल्स होती है, इसमें भी कुछ सेल्स होंगी, एंड दे आर आल्सो परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल हमने लिए, स्क्लेरोब्लास्ट एक सेल होती है जो स्केलेटल एलिमेंट बनाती है, और कुछ सेल्स इसमें ऐसी हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से यहां तक आ गई एडल्ट स्टेज तक, बट दे आर स्टिल अनडिफरेंशिएटेड, तो दे स्टिल हैव एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। ठीक है? तो इस तरह की सेल को एक जनरल वर्ड देते हैं हम टोटिपोटेंट सेल्स। ये हाई पावर ऑफ रीजनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्रीडिंग सीजन में गैमिट फॉर्मेशन भी इन्हीं से होता है। डन? हाँ जी, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, टू यूनिक फीचर सुनाए मैंने स्पॉन्जेस के, देख लीजिए एक मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, आगे बढ़ जाए। तो चलिए मुझे फटाफट कुछ कुछ बातें सुना दीजिए। चलिए देखिए भाई, तो हमने इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बातें कर ली, दो यूनिक फीचर भी बता दिए, वाटर कैनाल सिस्टम, और दूसरा बोल दिया मैंने कोइनोसाइट्स और कोलर सेल। डन? अब मुझे कुछ कुछ बातें आप बताएंगे। रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है? ये दोनों प्रोसेस बताइए, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या? बोथ द प्रोसेस अकर्स बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। बॉडी की ऑलमोस्ट ऑल सेल्स डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में होती है। ठीक है? तो मैंने लिखा बाय जनरल बॉडी सरफेस।
जनरल बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो जनरल बॉडी सरफेस से होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। इससे आगे निकलिए, प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, इससे आगे निकलिए। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के बाद अगर मैं डाइजेशन की बात करने लगूं, हाँ भाई न्यूट्रिशन की बात करने लगूं, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है? अरे रुक तो सही, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है? हाँ, स्पंज को देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लांट समझ बैठते हैं, भाई प्लांट नहीं है, एनिमल है। इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सारी एक्टिविटी एनिमल लाइक है। बस एक तो मुंह नहीं करते और दूसरा टच करो तो रेस्पॉन्स शो नहीं करते। डन? हाँ जी। तो न्यूट्रिशन कैसा होगा? न्यूट्रिशन के हिसाब से ये हेट्रोट्रॉफिक है। कैसे है? हेट्रोट्रॉफिक। अब एक्सटर्नल सोर्स से फूड लेंगे तो भाई वो कॉम्प्लेक्स फूड होगा, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, तो हेट्रोट्रॉफिक है। एंड डाइजेशन इज, बिल्कुल डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर होगा, इनसाइड द सेल होगा। कहां पर होगा डाइजेशन? बोल के बताओ। हाँ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन इन इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन इंट्रासेलुलर। हाँ जी, अकर्स इन कॉलर सेल्स, अकर्स इन कॉलर सेल्स, फूड वैक्यूल्स ऑफ कॉलर सेल्स। चलेगा? तो कॉलर सेल्स में, फॉलो सेल्स की फूड वैक्यूल में ये डाइजेशन होने वाला है। आखिरी बात बता रहा हूं, स्केलेटन। कैसा स्केलेटन होगा? मीजेनकाइम लेयर की एक सेल होती है जिसका नाम था स्क्लेरोब्लास्ट सेल, याद है? वो स्केलेटल एलिमेंट सिक्रीट करेगी, ठीक है? तो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, ठीक है? स्पिक्यूल बाहर निकली होती है, अलग बात है, लेकिन ओरिजिन तो अंदर से है। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मोस्टली स्पॉन्जेस में क्या मिलती है? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स, दो तरह की स्पिक्यूल्स मिलेंगी, दो तरह के कांटे। कुछ में होते हैं कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, और कुछ में होते हैं सिलिसियस, सिलिका के बने हुए, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट होंगे सिलिसियस स्पिक्यूल। जैसे कांच किसका बना है? सिलिका का, SiO2 का, ठीक है? तो इस तरह की स्पिक्यूल है, मतलब हार्ड है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? तो दो तरह की स्पिक्यूल मिलेगी, ज्यादातर में स्पिक्यूल मिलती है, बट कुछ में क्या मिलेगा? इस, हाँ, हार्ड प्रोटीन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स, या स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स, स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स, स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स। तो स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स, इनके बने हुए क्या मिलेंगे? जल्दी बोल के बताओ। इनका बना होता है एंडोस्केलेटन। कहां पड़े रहेंगे ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स? मीजेनकाइम में। कहां पड़े रहेंगे? जल्दी बोलो। मीजेनकाइम में, क्योंकि मीजेनकाइम की सेल ही इनको बनाती है। तो एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स फाउंड इन, प्रेजेंट इन मीजेनकाइम, प्रेजेंट इन मीजेनकाइम। मीजेनकाइम की सेल्स, जिसका नाम भी बताया हमने, ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स ये बनाती है। डन? हाँ जी। आखिरी बात बताने वाला हूं, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ भाई जवान, आगे बढ़ जाए। सुनो भाई, तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड क्या होता है? जैसे आप प्रोकैरियोट्स में देखोगे, बैक्टीरिया में देखोगे, या अमीबा में देखोगे, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड होता है बाइनरी फिजन, कि सिंगल सेल्ड बॉडी है, ठीक है, वो टू सेल में डिवाइड, डॉटर सेल में डिवाइड होगी, बाइनरी फिजन। लेकिन ये जो ससाइल एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके सामने अभी कौन है? ससाइल मतलब फिक्स्ड, स्पंज। इसी तरह से आगे पढ़ोगे सिलेंटेटा में हाइड्रा, इनमें कॉमन मेथड, और मल्टी सेलुलर एनिमल है तो बाइनरी फिजन तो हो नहीं सकता, सिंगल सेल्ड थोड़ी है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि ससाइल एनिमल्स में कॉमन मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या? बडिंग, बर्ड्स बनती है, एक्सटर्नल बर्ड्स बनेगी, ग्रो करती रहेगी, फिर वो बर्ड डिटैच हो जाती है, कहीं और जाके सेटल हो जाती है, ठीक?
स्पंज में और हाइड्रा में क्या डिफरेंस है? हाइड्रा में ऐसा होता है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे एक बर्ड बनी, मैच्योर हुई, वो अपने आप डिटैच हो जाती है और दूसरी जगह सेटल हो जाती है, इसलिए उसकी सिमेट्री बनी रहती है। हाइड्रा की बॉडी रेडियल सिमेट्रिक होती है, सिमेट्री बनी रहेगी, रेगुलर शेप बनी रहेगी। जबकि स्पंज में क्या होता है? हाँ जी, स्पंज में बर्ड पर बर्ड डेवलप हो जाती है, बर्ड डिटैच नहीं होती, अपने आप नहीं होती। बाहर से कोई एनिमल की मूवमेंट हो, ठीक है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग जाए तो टूट जाती है। जैसे पेड़ की टहनी या एक जो है बहुत भारी हो गई तो किस दिन वो टूट गई है ना, वो वाला हिसाब हो जाता है, समझ गए? फिर वो अदर प्लेस पर सेटल हो जाती है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? कभी फ्रेगमेंटेशन सुना आपने? क्या होता है बताना? हाँ भाई, तो रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं हम। इधर देखो, और इसमें दो कैटेगरी में बना रहा हूं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड या तीन मेथड हम कंसिडर कर सकते हैं। दो मेथड में एक मेथड तो मैं लूंगा क्या? हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये आपने अगर ठीक से सुना हो फ्रेगमेंटेशन, तो ये फिलामेंटस एल्गी में होता है, फिलामेंटस एल्गी में होता है, ठीक है? जैसे सपोज कीजिए ये एल्गी फिलामेंट है, एल्गी का एक फिलामेंट है, देखना इधर, ये एल्गी का फिलामेंट है। कितना मेंबर है भाई? ये एक एल्गा है ना, एक एल्गा फिलामेंट है, यस और नो? एक मेंबर है। अब इवेंचुअली किसी भी रीजन से इसकी बॉडी सपोज कीजिए पीसेज में ब्रेक हो गई, समझ गए? पीसेज में ब्रेक हो गई, ठीक, और किसी भी पीस से पता चला ये पीस से भी क्या बन गया? पूरा का पूरा एल्गा बन गया, ये लो, ये एल्गा फिलामेंट बन गया, ये लो। तो भाई इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, या किसी से तो बनेगा, 2 5 10 तो बनेंगे। तो क्या ये रिप्रोडक्शन का मेथड है कि बॉडी का इवेंचुअली पीसेज में ब्रेक हो जाना, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाना, और फिर उनका होल इंडिविजुअल क्रिएट कर देना, ठीक है? क्या ये रिप्रोडक्शन है? हाँ, है ना? रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? रिप्रोडक्शन, पहले खुद पैदा होना और फिर अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ना। तो बोलो नंबर बढ़ा कि नहीं? पहले एक एल्गी कहला रहा था, अब क्या 1 2 3 4 5 हो गया, यस और नो? हाँ, बिल्कुल रिप्रोडक्शन है। तो क्या ऐसा स्पंज में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और बिल्कुल होता है। क्या होता है स्पंज में, बोल के बता रहा हूं, देखो इधर, जैसे कोई स्पंज है, ठीक है, ये स्पंज की बॉडी है, एक सेकेंड रुको, ये कोई स्पंज है, स्पंज की बॉडी है। अब एडवर्स कंडीशन बनी, और एडवर्स कंडीशन में क्या हुआ? स्पंज की बॉडी कोलैप्स होगी, सड़ गई, गल गई, ये लो, कोलैप्स होगी स्पंज। कहीं कहीं पर कुछ सेल्स या सेल्स के टुकड़े हैं वो सिसक रहे हैं, जिंदा है अभी, और पता चला फिर कंडीशन कैसी हो गई? फेवरेबल। वाटर का टेम्परेचर या फूड की अवेलेबिलिटी, या फ्रेश वाटर स्पंज है, पता चला गर्मी आ गई और पानी कम हो गया तालाब में, अब कम पानी रह जाएगा तो फूड भी कम हो जाएगा, ठीक, उसमें उसके अंदर उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होने लग जाएगा, कई तरह की परेशानी हो जाएगी। फिर पता चला एक बारिश आ गई, ठीक है? तो क्या हुआ? जहां जहां पर इसके छोटे टुकड़े बचे हुए थे, जिंदा टुकड़े बचे हुए थे, समझ पा रहे हो? कुछ ऐसे कुछ टुकड़े हो गए थे इसके, ठीक। अब पता चला इसका जो टुकड़ा बचा हुआ था उनमें से कोई टुकड़ा जो भी है, ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो टुकड़े जिंदा हो गए, समझ गए? ये टुकड़े जिंदा हो गए, और इनसे क्या बन गया बताओ? इन टुकड़ों से पूरा का पूरा क्या बन गया? जल्दी बोलो। बेबी 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 स्पंज, न्यू स्पंज बन गया भाई इनसे। हाँ जी, न्यू स्पंज बन गया। तो मेंबर्स का नंबर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। डन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी का इवेंचुअली पीसेस में ब्रेक हो जाना, और उन पीसेस से फिर न्यू स्पंज डेवलप हो जाना, मेंबर डेवलप हो जाना, ठीक, ये फ्रेगमेंटेशन है। ऐसा स्पंज में भी होता है। डन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बडिंग, ठीक है? दूसरा मेथड है बडिंग। अब बडिंग दो तरह की होती है, ये भी सुनो, एक्सटर्नल बर्ड्स एंड इंटरनल बर्ड्स, ठीक। जैसे सपोज कीजिए ये मैंने एक स्पंज बनाया, देखना भाई जवान एक बार, ये एक स्पंज बनाया, हाँ भाई एक बार देखो, ये एक स्पंज बनाया, ठीक है। अब पता चला इसमें फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, दो तरह की बर्ड्स बनती है, एक्सटर्नल बर्ड, इंटरनल बर्ड। जो आप जानते हैं वो एक्सटर्नल बर्ड जानते हैं, ठीक। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन सब समझते हो? फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमम कंडीशन, बल्ले बल्ले सिचुएशन, ठीक। वाटर में फूड की एबिलिटी प्रॉपर हो, टेम्परेचर भी प्रॉपर हो, ऑक्सीजन भी प्रॉपर हो, सब कुछ बढ़िया, तो क्या होगा? ग्रोथ। क्या होगी? ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी? ये पेरेंटल बॉडी है, स्पंज मेन स्पंज है, इसकी बॉडी में इलोंगेशन होगा, हाइट बढ़ेगा, और दूसरा ब्रांचिंग भी तो बढ़ेगी। हाँ जी, तो इसमें क्या पैदा होगी? जल्दी बोल के बताओ। इसमें बर्ड्स बनेगी। हाँ जी, ऐसे ऐसे बर्ड्स बनती जाएगी। इसमें कहां बनाऊं मैं? ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बर्ड्स बनती चली जाएगी, देख रहे हो आप? तो ऐसे बर्ड्स बनती चली जाएगी, यूं देखो।
तो बड पर बड बनती चली जाएगी, ठीक। तो ग्रोथ हो रही है, देखो ब्रांचिंग होती जा रही है, बड बनती जा रही है, ठीक। फेवरेबल कंडीशन में बन गई है, कोई बात नहीं। इमीडिएटली भी डिटैच हो सकती है, बाद में भी डिटैच हो सकती है, क्योंकि अपने आप कम डिटैच होती है, बाहर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिटैच होती है। अच्छा, जब कभी ये बड डिटैच होगी, मुझे एक बात बताओ, जब कभी किसी भी रीजन से ये बड डिटैच होगी, यहां से हुई डिटैच, तो क्या होगा बताओ? जैसे ही यहां से डिटैच होगी, कहीं भी अदर प्लेस पे जाके सेटल हो जाएगी कि नहीं हो सेटल हो जाएगी? अरे जल्दी बोलो ना। यहां से मान लो ये डिटैच हुई, टूट गई, यहां से अलग हो गई किसी भी रीजन से, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से, खुद से तो कमी होती है, हाँ जी। तो ये जाकर के अदर प्लेस पर सेटल हो जाएगी, और सेटल होकर के क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी, सेटल होकर ग्रो कर जाएगी भाई। जैसे यहां से टूटी बर्ड वहां जाके अटैच हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ग्रो करते ही हम क्या बोलेंगे? सेम स्पंज है या न्यू स्पंज है? न्यू स्पंज है, तो स्पंज का नंबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ, नंबर बढ़ गया ना यार। कौन सी बर्ड है जो अभी तुम्हारे सामने बनी हुई है? इंटरनल बर्ड है कि एक्सटर्नल बर्ड है? एक्सटर्नल बर्ड है। कब बनती है ये? फेवरेबल के अनफेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन में, ऑप्टिमम कंडीशन में, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो ऐसे बर्डिंग होती है, खूब सारी बर्ड्स निकलती है, ठीक। लेटर ऑन जब भी वो डिटैच होगी, अदर प्लेस पर सेटल हो जाएगी, इस तरह स्पंज का नंबर बढ़ता रहता है, ठीक। तो बर्डिंग में दो तरह की बर्डिंग में कंसिडर कर रहा हूं। ये वाली जो बर्ड थी अभी तुम्हारे सामने, ये थी एक्सटर्नल बर्ड। रुको 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 रुको, ये थी कौन सी बर्ड? एक सेकेंड। एक्सटर्नल बर्ड। एक्सटर्नल बर्ड कब बनी थी ये बनी थी फेवरेबल कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। एक और कहानी सुनाता हूं। एडवर्स कंडीशन में क्या होगा? जैसे मैंने कहा, मोस्टली स्पंज मेराइन होती है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर मिलती है। एक स्पंज है स्पॉन्जिला, उसको कहते ही फ्रेश वाटर स्पंज है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेरी तरफ देखो। अब वो पौंड रिवर में रह रही है, पौंड लेक में रह रही है, ठीक है। गर्मियों में नदी झील का तालाब का पानी ही क्या हो गया? कम हो गया। तो कम होगा तो क्या होगा भाई? खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, तो खत्म हो जाएगी भाई। थोड़े दिन कीचड़ रहेगा, कीचड़ भी ना बचा, इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या करती है कि जब पानी कम होने लगेगा या वो फूड की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी, कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी लाइक एडवर्स कंडीशन बनेगी, जब लगेगा हाँ अब सर्वाइव करना मुश्किल है, तो उस कंडीशन में स्पंज में जो टोटिपोटेंट सेल्स होती है, नाम बोलो तो एक बार, टोटिपोटेंट सेल, जल्दी बोलो। आर्कियोसाइट सेल्स, वो सर्टेन प्लेसेस पर इकट्ठी हो जाती है स्पंज की बॉडी के अंदर ही। ये तो एक्सटर्नल बर्ड बनाई थी मैंने, वो सर्टेन प्लेसेस पर ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, गांठें बन जाएंगी ऐसे स्पंज की बॉडी में। ये आर्कियोसाइट सेल्स है, और ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कोट भी बना लेती है, प्रोडक्टिव कोट भी बना लेती है। पता है इस मास ऑफ आर्कियोसाइट्स कवर्ड बाय प्रोडक्टिव कोट क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको एनसीईआरटी में पहले एक चैप्टर हुआ करता था जो अब डिलीट हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पढ़ा हुआ होगा आपने शायद, गलती से किसी टीचर ने पढ़ा दिया होगा तो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें फोटो दे रखा था इसका, नाम बोलो इसका क्या है? जेम्यूल्स, 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 गैम्यूल्स, जेम्यूल्स, सुना कि नहीं? कितने लोगों ने सुना? जेम्यूल्स कितने लोगों ने सुना? सुन रखा है? हाँ, बाहर निकाल के बनाता हूँ इसी को, एक सेकंड रुको। ये भैया बाहर निकाल के बनाया मैंने, ये देख, एक सेकंड रुक, ये इस तरह से होगा, ठीक है, एक सेकंड। ये इसका प्रोटेक्टिव कोट है, देख ले भाई, थिक कोट होगा, प्रोटेक्टिव कोट होगा, ऐसे चारों तरफ प्रोटेक्टिव कोट होगा। मटका घड़ा समझते हो ना, पानी रखने वाला, हाँ जी, ऐसा कुछ ये प्रोटेक्टिव कोट होगा ऐसे, ठीक। ऊपर मेम्ब्रेन होगी, ये माउथ ओपनिंग है, इधर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा ये वाला, बाकी थिक प्रोटेक्टिव कोट होगा ये। और इसके अंदर भरी पड़ी है, कौन भरी पड़ी है? जल्दी बोलो। आर्कियोसाइट्स। तो क्या होता है जेम्यूल? बोल के बताओ। क्लस्टर ऑफ आर्कियोसाइट्स, मासेस ऑफ आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, एक बार देखते रहना बोर्ड की तरफ। कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कोट, कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कोट, ये है प्रोटेक्टिव कोट, ये है प्रोटेक्टिव कोट, देखो। तो मासेस ऑफ आर्कियोसाइट, क्लस्टर्स ऑफ आर्कियोसाइट कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कोट, ये मैंने बाहर फोटो बना दिया इसका। इसको कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं? इसका नाम देके बताओ। इसको नाम दे रहे हैं जेम्यूल, 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 हाँ जी। या फिर दूसरा नाम है इसका एक्सटर्नल बर्ड की इंटरनल बर्ड, इंटरनल बर्ड। कब बनती है ये? एडवर्स कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन? बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में बनेगी ये जेम्यूल्स, ठीक है। जगह नहीं मेरे पास, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में ये इंटरनल बर्ड और जेम्यूल्स बनती है, एडवर्स कंडीशन। हाँ जी, अब मेरी तरफ देखते जाओ। पानी सूख गया था, ठीक है, तालाब का पानी सूख गया था भाई, स्पंज को खत्म होना था, ठीक। तो उससे पहले उसने ये चीजें बना ली, जेम्यूल्स बना ली, छोटी छोटी जेम्यूल्स बन गई बहुत सारी जगह, गांठें बन गई बहुत सारी जगह। अब स्पंज की बॉडी कोलैप्स हो गई, ठीक है, कीचड़ पड़ा है, थोड़ी देर में कीचड़ भी ना बचेगा, अब ये जेम्यूल्स पड़े रहेंगे तालाब के पहने में, ठीक। और जब भी बरसात होगी, फेवरेबल कंडीशन लौटेगी, बरसात होते ही, पानी आते ही क्या होगा बताओ? ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, ठीक। सेल का नंबर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा,
उसकी वजह से ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और यहां से निकलेंगी, कौन निकलेगी जल्दी बोलो, आर्कियोसाइट के मासेस यहां से निकलेंगे। एक सेकंड रुको, आर्कियोसाइट के मासेस यहां से निकलेंगे, ये रिलीज होंगे आर्कियोसाइट, लड़के देखता रहे बोर्ड की तरफ। हाँ भाई, ये आर्कियोसाइट के मासेस ऐसे निकलेंगे, देखो 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 बोर्ड पे देखो। हाँ जी, आर्कियोसाइट के क्लस्टर्स, ग्रुप्स ऐसे निकलेंगे उसमें से और पानी की सरफेस पर फ्लोट करते रहेंगे। सेल डिवाइड होती रहेगी, मासेस का साइज बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा, वो क्लस्टर ऑफ सेल, आर्कियोसाइट का जो क्लस्टर है उसमें डिफरेंशिएशन होगा, उससे और अदर टाइप की सेल्स बनेगी, फ्लैट सेल भी बनेगी, कोलर सेल भी, स्क्लेरोब्लास्ट भी, सब टाइप की सेल्स बन जाएगी। मतलब ये जो एक मास है, एक टुकड़ा है, तैरते तैरते धीरे 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 किस में डेवलप हो जाएगा, जल्दी बोल के बताओ, ये धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाएगा, जल्दी बोलो ना, न्यू स्पंज में डेवलप हो जाएगा। तो मुझे बताइए, जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंज जेम्यूल्स के थ्रू किस में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, पेरिनेशन बोथ, रिप्रोडक्शन पेरिनेशन बोथ। पेरिनेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में अपना एग्जिस्टेंस बचा लेना, इज्जत बचा लेना, ये क्या है, ठीक है, पेरिनेशन। सुना कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं जेम्यूल के थ्रू, बताओ, अगर ये जेम्यूल नहीं बचता तो इस स्पंज का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता उस तालाब में, खत्म हो जाता कि नहीं, ठीक है। तो दो चीजों में हेल्प किया इसने, किसने, जेम्यूल ने, किस चीज में, नंबर वन, हाँ जी, सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में एग्जिस्टेंस बचाने में हेल्प किया, नंबर वन। नंबर टू, हम किस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये रिप्रोडक्शन का मेथड है, बोलो ना यार। अगर एक स्पंज से एक ही जेम्यूल बनती और न्यू सीजन में उससे एक ही न्यू स्पंज बनता, तब तो सिर्फ ये पेरिनेशन ही होता, क्योंकि 1 1 1 ही है, नंबर नहीं बढ़ा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक सीजन में देखो, वन स्पंज से बहुत सारे जेम्यूल बनते हैं, खत्म होने से पहले बहुत सारी गांठें बनाएगी, जेम्यूल बनाएगी, और किसी भी जेम्यूल से जब ये निकलती है सेल्स, तो जितने क्लस्टर निकलेंगे उतनी स्पंज बनेगी। तो वन जेम्यूल कैन गिव राइज टू मोर देन वन स्पॉन्जेस, यस और नो, एक से ज्यादा बेबी स्पंज पैदा कर देगा वो, तो बोलो नंबर भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो जेम्यूल फॉर्मेशन दोनों में हेल्प करता है, उसका एग्जिस्टेंस तो बचा ही रहा है, साथ में रिप्रोडक्शन का भी मेथड है। डन। तो क्या कहानी सुना दी मैंने, बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया मैंने, क्या क्या बोला बताओ। इन केस ऑफ स्पॉन्जेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू, बोलो, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। बडिंग में दो तरह की बडिंग सुना दी मैंने, एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बर्ड्स जो फेवरेबल कंडीशन में बनती है, इंटरनल बर्ड्स जिनको जेम्यूल कहते हैं वो एडवर्स कंडीशंस में बनती है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी सुना दिया। इन बर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है कौन, आर्कियोसाइट, यहां तो आपको दिख ही रही है, पर इस ग्रोथ में भी आर्कियोसाइट इन्वॉल्व है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी बताया मैंने आपको, कि बॉडी इवेंचुअली पीसेस में ब्रेक हो जाए और उन पीसेस से न्यू स्पंज बन जाए, तो इस तरह मेंबर्स का नंबर बढ़ जाता है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। अब मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, स्लाइड चेंज करनी है मुझे, कर दूं क्या, कर दूं क्या, मेरा मन ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉमन सेंस चेक कर लिया जाए, ठीक है, इस बात में कितना दम है, बेइज्जती तो नहीं करा दोगे, है, सच बताओ। कहाँ गया भाई, कोई लड़का है क्या, एक चेयर दे दो यार अंदर, वो बैठने वाली जो आती है ना वो वाली देना। हाँ भाई, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी में चाह रहा हूं कि हर रोज अपने काम आएंगी, तो एक बार के लिए थोड़ा सा समझ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी लेवल पे कितनी भी लेवल की बेइज्जती करा सकते हो तुम, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, शुरू करें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, यस और नो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होगा, प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, मेंबर्स का नंबर बढ़ेगा, बट नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज इन्वॉल्वड, स्पर्मोसाइट का जिक्र नहीं आया यहाँ, ठीक है, लेकिन वहां आएगा। ठीक, अब सुनो, एनिमल्स होते हैं टू टाइप के, कैसे कैसे होते हैं, हाँ भाई, एनिमल्स टू टाइप के होते हैं, आपके सामने स्पंज बनी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाता हूं मैं और बातें करता हूं आपसे, ठीक, डन, जवाब देना, हाँ जी, मेरे हाथ की तरफ देखते रहना। एक वर्ड है यूनिसेक्सुअल, दूसरा वर्ड है बाइसेक्सुअल, सबने सुन रखा है, बेहतरीन, खुशी हुई जान के। यूनिसेक्सुअल के लिए अदर वर्ड्स बताओ, सुन चुब्बे, यूनिसेक्सुअल के लिए अदर वर्ड बताओ, ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब सेक्सेस यूनाइटेड की सेपरेट, सेक्सेस यूनाइटेड की सेपरेट, आपकी एनसीईआरटी ने तो यही लैंग्वेज काम में ली है, ठीक है, चुप, हाँ जी, जितना पूछू उतना बताना है। तो यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब मेल फीमेल क्या है, सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट,
ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, oocyte। डन। हाँ जी, अब बताओ एक और वर्ड है, मोनोसियस की डायोसियस, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस कहते हैं। मोनोसियस डायोसियस अपोजिट है, बाइसेक्सुअल को मोनोसियस कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस कहते हैं। लिख दूंगा मैं ये वर्ड, घबराओ नहीं, मेरी तरफ देखते जाओ बस। ठीक, एक तो टर्मिनोलॉजी ये हुई, अब दूसरी तरफ आओ। हाँ जी, यूनिसेक्सुअल का अपोजिट क्या बनेगा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, जानते हो। हाँ, इसमें होगा क्या, स्पंज इसका एग्जांपल है, सामने बनी हुई है। मतलब व्हेन वन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमेट। ये जो स्पंज आपके सामने फोटो बना है, ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगी, oocyte भी प्रोड्यूस करेगी। तो सेक्सेस सेपरेट है या यूनाइटेड, तो बाइसेक्सुअल बोलिए, हर्माफ्रोडाइट बोलिए, सेक्सेस यूनाइटेड बोलिए। मोनोसियस की डायोसियस, मोनोसियस। ये बातें क्लियर है सबको। चलो इससे आगे निकलते हैं, अब मेरी तरफ देखते रहना। हाँ भाई, फर्टिलाइजेशन पे 2 मिनट बात करते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ये तो लोकेशन के भी आप पे है। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। कहां होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एयर में हो सकता है, क्या हवा में हो सकता है, तो फिर कहां होगा, वाटर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पर्म और oocyte फ्लूइड मीडियम के बिना तो सर्वाइव कर नहीं सकते। ठीक, इसका मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, किस एनिमल में हो सकता है, टेरेस्ट्रियल में या एक्वेटिक में, तो जब भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा एक्वेटिक में होगा। ऑल एक्वेटिक एनिमल में एक्सटर्नल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी होगा एक्वेटिक में होगा। डन। So when fertilization takes place outside the body of the animal in surrounding water, that is called external fertilization। ठीक, हाँ जी। तो एक्वेटिक ओविपेरस, वाटर में एग ले करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब इसका अपोजिट बोलिए, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, क्या कहलाएगा ये, इंटरनल। ठीक है, मेरी तरफ देखते जाओ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है, एनसीईआरटी ने सारे फाइलम्स में एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। अब बच्चा एनसीईआरटी उठा के घूमता रहता है, साल के अंत में आता है और फिर कहता है ठीक है कि सर कहीं एक्सटर्नल लिखा है कहीं इंटरनल लिखा है, याद कैसे करे। मैंने कहा कॉमन सेंस की जरूरत है लड़की, ऑल्दो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सुना आपने, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, है ना। हाँ, अब उसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप जान जाओगे। यार एक बात बताओ, एनिमल 2 तरह के, मेरे हाथ की तरफ देखना। ओविपेरस मतलब विच लेज एग्स, समझते हो। विविपेरस विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ये बात सुनिए आपने। अब ओविपेरस में 2 तरह के, अंडे देने वाले 2 तरह के। एक तो वाटर में एग ले करे, पानी में अगर कोई अंडे दे रहा है तो वो एग सॉफ्ट कोट वाले होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कोट वाले मेम्ब्रेन वाले एग होते हैं, उनको स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइज। ठीक है, तो वाटर में जो एग ले करते हैं, ठीक है, उन सब में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। समझ गए, एक सेकंड के लिए होल्ड करना। जो टेस्टल ओविपेरस है, लैंड पर एग ले करते हैं, समझ गए। हैन एग देखा है, मुर्गी का अंडा देखा है। अब सपोज कीजिए मुर्गी ने अंडा दे दिया, उसके बाद स्पर्म की औकात है उसको पेनेट्रेट कर देगा क्या, स्पर्म की औकात ही नहीं है। बात समझ आई। ठीक, क्यों, क्योंकि वो शेल्ड एग्स है। जैसा बर्ड्स में एग्स होते हैं, मुर्गी का अंडा तुमने देखा है ना, ऐसा ही रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, ऐसा ही आर्थ्रो, छोटे होंगे लेकिन हार्ड कोट वाले होंगे, किसमें, आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में। तो टेस्टल ओविपेरस जो लैंड पर एग ले करते हैं, उनके एग्स शेल्ड एग्स होते हैं, हार्ड कोट वाले होते हैं। तो उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल की एक्सटर्नल। भाई अंडा देने के बाद तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता। मुर्गी अंडा देना कब शुरू करती है, ठीक है, जब मन हो जाए, कल से करते हैं या पंडित जी से पूछ ले, मंडे से अच्छा वार है, ऐसा। हाँ, मुर्गी अंडा देना कब शुरू करती है, आफ्टर कॉपुलेशन। क्या, आफ्टर कॉपुलेशन, जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन। मेरी तरफ देखो, मेल फीमेल ने कॉपुलेट किया, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी सीमन ट्रांसफर होगा, फीमेल बॉडी में स्टोर हो जाएगा सीमन, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। ओवरी से अब oocyte रिलीज होने शुरू होंगे, ओवुलेशन होगा, oocyte ओवरी से आया, फर्टिलाइज हुआ, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के ऊपर वाले हिस्से में फर्टिलाइज हुआ, नीचे वाले हिस्से में कैल्केरियस ग्लैंड्स होती है, चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कोट बना बाहर। ठीक है, तो मुर्गी अंडा देना शुरू कब करेगी, ठीक है, आफ्टर कॉपुलेशन। पहले कॉपुलेशन होगा, उसके बाद एग ले करना स्टार्ट हो करेगी। और वो सारे एग्स कैसे हैं, सबके सब, दे ऑल आर फर्टिलाइज्ड, पहले से फर्टिलाइज्ड है। कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ बताओ, एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल। और मेरे हाथ की तरफ देखो, तो एग ले करने वालों में 2 कैटेगरी, पानी में अंडे देंगे तो एक्सटर्नल, और लैंड पर एग ले करेंगे, शेल्ड कोट वाले होंगे तो इंटरनल। विविपेरस में कैसा होगा फर्टिलाइजेशन, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज ना, जैसे मैमल्स विविपेरस होते हैं। फिशेस में आपने सुना होगा, शार्क्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, वो विविपेरस होती है। तो भाई वो बेबी डिलीवर हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन बाहर थोड़ी हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही हुआ होगा। तो विविपेरस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। डन।
इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझना है, फाइलम था एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है भाई जवान, एक फाइलम आएगा पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म्स, नेक्स्ट आएगा एस्केल्मेंथीज राउंड वर्म्स। मैंने कहा था इन दो ग्रुप के मोस्टली मेंबर्स कैसे होते हैं, पैरासिटिक, पैरासिटिक फाइला कहते हैं इन दोनों को, ज्यादातर मेंबर पैरासिटिक है, ठीक। जैसे एस्केल्मेंथीज में एस्केरिस सबको याद आ रहा होगा, कहां मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। अब बताओ मुझे इस फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स में जिसके की ज्यादातर मेंबर पैरासिटिक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल या इंटरनल, सोच के बताओ, सोच के बताओ, एक्सटर्नल की इंटरनल। फ्लैट वर्म्स राउंड वर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास इतना। एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल की इंटरनल, जोर से बोलो थोड़ा सा, एक्सटर्नल की इंटरनल है, एक्सटर्नल की इंटरनल। हाँ भाई तू बता, इधर जल्दी बोल, जल्दी बोल, ऐसा सोचना क्या, इतना भारी भरकम चीज है क्या, एक्सटर्नल, ठीक है। कहां का रहने वाला है बिहार का, सीधी ट्रेन जाती है, छुड़वा दूंगा घर, समझ गया। हाँ जी, क्या कहा मैंने, स्टार्ट ही मैंने यहां से किया था कि भाई एक्सटर्नल होने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, एनिमल का एक्वेटिक होना जरूरी है, ठीक है। एस्केरिस कहां रह रहा है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है। हाँ, नदी लेके घूम रहा है एक समुद्र, बता दो सही है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में मेल फीमेल एस्केरिस पड़े बेचारे, वहां वो कॉपुलेट करेंगे, तो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी सीमेंट ट्रांसफर होगा, उसके बाद फीमेल एग ले करेगी, समझ गए। हाँ जी, अगर मेल और फीमेल ने अपने गैमीट्स रिलीज कर दिए तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, एंजाइम सबको डाइजेस्ट कर जाएंगे, खत्म सुहा है, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। तो एक्सटर्नल होने के लिए सोचिए ना, एनिमल का एक्वेटिक होना जरूरी है भाई, एक्सटर्नल तभी हो सकता है, एक्सटर्नल का मतलब व्हेन इट टेक्स प्लेस इन ओपन वाटर, डन, ठीक है ना। तो पैरासिटिक फॉर्म्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फ्लैट वर्म राउंड वर्म में इंटरनल। बोलो ये बात सबको क्लियर है कि नहीं। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनो। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड दो वर्ड और है, एक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। काम आए नहीं आए लेकिन हमें समझ रहनी चाहिए, ठीक, गड़बड़ नहीं करना है, मेरी तरफ देखते रहना है। हाँ जी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नहीं ठीक से बोलो, बाइसेक्सुअल से लेना देना नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बता मुझे, सेल्फ मतलब, हाँ खुद के, थैंक यू, इसका मतलब खुद का स्पर्म या खुद का oocyte या दोनों गैमीट, हाँ थैंक यू। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ सेम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ने मेल स्पर्म भी प्रोड्यूस किया, फीमेल गैमीट oocyte भी पैदा किया, और सेम इंडिविजुअल के गैमीट का फ्यूजन हो गया, ये सेल्फ है कि नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है लड़की। हाँ जी, ठीक से गर्दन हिलाकर टूट नहीं जाएगी मुंडी। हाँ जी, वापस इधर देखो, तो ये हुआ सेल्फ। अब क्रॉस क्या होगा बताओ, क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। हाँ जी, स्पर्म किसी और इंडिविजुअल से आया, oocyte किसी और इंडिविजुअल से आया, फ्यूजन हुआ, ये है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डन। ये हुई अपनी सेकंड, थर्ड या मैक्सिमम फिफ्थ क्लास की बात। आगे बढ़ूं मैं, हाँ जी। अब मेरे हाथों की तरफ देखो, जो एनिमल मैंने बोला था यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट, याद आ रहा है, डायोसियस याद आ रहा है, बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, सेल्फ की क्रॉस। इसमें कोई कहने समझने की कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई, एक इंडिविजुअल एक ही गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा गैमेट तो दूसरे इंडिविजुअल से ही आएगा ना, तो यूनिसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, डन। अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं मैं, अब थोड़ा ध्यान दो। अब दूसरे एनिमल पकड़ा मैंने, कैसा है, बाइसेक्सुअल है, हर्मोफ्रोडाइट है, सुन पा रहे हो, बाइसेक्सुअल, हर्मोफ्रोडाइट, और क्या क्या बोलूं, सेक्सेस सेपरेट की यूनाइटेड, सेक्सेस यूनाइटेड, ठीक, वन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस बोथ गैमेट, स्पर्म एंड oocyte, डन, ठीक है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सेल्फ क्रॉस बोथ, बोलो दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, हर्मोफ्रोडाइट में दोनों मिलेगा, ठीक है। सेल्फ सेल्फ आपका मन कर रहा होगा उधर क्रॉस हुआ है तो उधर तो सेल्फ होना चाहिए, मैं कह रहा हूं सेल्फ भी होता है क्रॉस भी होता है, बट ज्यादातर मेंबर्स में क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ हर्मोफ्रोडाइट एनिमल शोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हाँ, सेल्फ कितने बोल रहे हैं, हाथ उठाना बेटा, एक बार हाथ उठाना, सेल्फ कितने बोल रहे हैं, घबराओ नहीं था, ऐसे हाथ उठाओ ना यार, इसमें क्या ही हो गया, ठीक है, हाथ उठाओ अच्छे से, टूटा हाथ का है उठाता, अच्छे से उठा ले यार दम लगा के। हाँ जी, तो 8-10 लोग, लड़की लोग तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाँ जी, हाथ उठाने में दिक्कत है, जल्दी हाथ उठाओ एक बार, बताओ सेल्फ कितने लोग बोल रहे हैं, 8-7 लोगों ने हाथ उठाया, डाउन करो एक बार, क्रॉस कितने लोगों ने बोला, अच्छा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो, रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो सीखोगे कैसे। हाँ जी, एक बार वापस सुनिए, जो यूनिसेक्सुअल है उनमें कहा जी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, बढ़िया, मेरे को समझ आ गई तुम्हारी बात, ठीक। अब मैं कह रहा हूं बाइसेक्सुअल, हर्मोफ्रोडाइट, ठीक,
इनमें मोस्टली हर्माफ्रोडाइट में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? दोनों होगा, कुछ में ये कुछ में ये, मान लिया मैंने, पर मोस्टली में क्या होगा? सेल्फ की क्रॉस। जोर से बोलिए, सेल्फ की क्रॉस। चुप रहिए, समझ गए? क्या समझ गए? जब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, नो डाउट हर्माफ्रोडाइट में ही होगा, बाइसेक्सुअल में ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मोस्टली हर्माफ्रोडाइट में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? क्रॉस। एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अभी तुम एनिमल किंगडम पढ़ोगे, इसमें हर्माफ्रोडाइट में एक ही एनिमल आएगा, वो है टेपवर्म। टेपवर्म में सेल्फ होता है। उसके अलावा जितने बाइसेक्सुअल आएंगे ना, उसमें भी क्रॉस होगा। ये देख लो, तेरे सामने है स्पंज। भाई बॉडी ससाइल है, फिक्स है, मूव नहीं कर सकता, ठीक? तो इसमें दोनों जुगाड़ एक ही एनिमल में। कैसी है ये स्पंज? हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, सेक्सेस यूनाइटेड है, ये दोनों गैमेट प्रोड्यूस करती है, ठीक है? फिर भी इसमें फर्टिलाइजेशन सेल्फ ना होता, क्रॉस होता है। कारण क्या है? चुप चुप। यस, हाँ जी, मेरी तरफ देखो इधर। एक्चुअली हर्माफ्रोडाइट सिर्फ इतना बताता है कि वन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमेट, कि भाई स्पर्म oocyte एक ही इंडिविजुअल दोनों प्रोड्यूस कर देगा। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है? टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बोथ गैमेट इज नॉट सेम। कुछ में क्या होता है? स्पर्म गेट मैच्योर अर्लियर देन oocyte। स्पर्म पहले मैच्योर हो गया, उस समय उसका oocyte मैच्योर ही नहीं है, तो स्पर्म क्या करेगा? इंतजार ही करता रहेगा। मैच्योर होते ही एनिमल क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। समझ गए? हाँ जी, पल्ले पड़ी कुछ बात। इसको कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। मैं टर्मिनोलॉजी याद नहीं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट याद करवा रहा हूं। प्रोटोस मींस फर्स्ट, एंड्रस मतलब मेल, व्हेन मेल पार्ट और स्पर्म गेट मैच्योर अर्लियर देन फीमेल। इसका बढ़िया एग्जांपल सुनाता हूं, अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म सुना? पहले तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, नीट के सिलेबस में तो नहीं था, बट एनसीईआरटी में अभी तक चिपका हुआ था। हाँ जी, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जानते हो? यस सर, तो ठीक से बोला करो। अरे कभी कभी झूठ ही बोला करो मुझे खुश करने के लिए। हाँ हाँ भाई, अर्थवर्म कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, जानते हो ये बात? हाँ, अर्थवर्म में कॉपुलेशन होता है, ये भी जानते हो? अर्थवर्म में, केंचुए में कॉपुलेशन होता है, जानते हो ये बात? जब वो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, उसमें स्पर्म oocyte दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, टेस्टिस ओवरी दोनों रख रहा है, तो अकेला काहे नहीं प्रोजेनी औलाद पैदा कर लेता? दूसरे एनिमल की जरूरत क्या है उसको? लेकिन उसमें भी कॉपुलेशन होता है, ठीक है? एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दो अर्थवर्म, ये वेंट्रल साइड है, लोअर साइड है, इधर जेनाइटल पोर्स होते हैं, अपोजिट एंड से ऐसे कांटेक्ट में आते हैं और दोनों अपने सीमन का, स्पर्म का क्या करते हैं? एक्सचेंज। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि एक ही अर्थवर्म के दोनों गैमीट सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं, स्पर्म पहले मैच्योर हो जाते हैं, प्रोटेंडस कंडीशन है, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? क्रॉस होगा, हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी। इसका अपोजिट सुनाऊं? कुछ एनिमल्स में, कुछ बाइसेक्सुअल एनिमल में क्या होता है? इसका अपोजिट बोलो। फीमेल गैमेट oocyte गेट मैच्योर अर्लियर देन द स्पर्म। oocyte मैच्योर हो गया, उस समय उसका स्पर्म मैच्योर ही नहीं है, ठीक है? पक्का? हाँ जी, तो क्या होगा भाई इस कंडीशन में बताओ? या क्या ये oocyte वेट करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा कि मेरे स्पर्म मैच्योर हो तभी फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? हाँ, इंतजार करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, तब तक बाजी कोई और मार जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? हाँ जी, ये कहानी इसके साथ है। किसके साथ? अरे सामने लड़की देख इधर सामने, किसके साथ? स्पंज के साथ। ध्यान से सुनो, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, oocyte पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक? अब एक बात बताओ, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, ब्रीडिंग सीजन सब लोग समझते हो? किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के एनिमल्स थ्रू आउट द ईयर ब्रीड नहीं करते, ठीक है? ये सिर्फ ऐसा होता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट समझते हो? ह्यूमन, एप्स, मंकीज, यही किस्मत वाले हैं, इनमें साल भर चलता है, ठीक है? कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं है, ठीक? रुको, बाकी एनिमल्स में आपने सुना होगा कि वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है? नेचर ने उनको टाइम दे रखा है, तब उनको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वहीं पर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, गैमेट प्रोड्यूस होंगे, बाकी सीजन सुस्त। बात समझ आई? तो मेरी तरफ देखते जाओ और बात को समझो। सपोज कीजिए अभी महीना चल रहा है जून मंथ का, ठीक है? जून मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ चलेगा। सपोज कीजिए एक स्पंज है साइकन, मैंने नाम लिया, तुम सुन लो भूल जाओ। एक स्पंज साइकन, उसकी कोई एक स्पीसीज है, जून और जुलाई मंथ उसका ब्रीडिंग सीजन है, ठीक है? तो सारे मेंबर्स, उस स्पीसीज की जितनी पॉपुलेशन है, जितने मेंबर्स है, सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको गैमेट प्रोड्यूस करने हैं, सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, ये बात तो तय है। लेकिन कोई क्या करेगा? जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो गया, समझ गए? कोई सेकंड वीक, कोई थर्ड वीक, कोई जुलाई के लास्ट वीक में जाके स्टार्ट होगा। तो उनकी टाइमिंग क्या रहेगी? एज एन इंडिविजुअल टाइमिंग सबकी अलग अलग रहेगी गैमेट प्रोड्यूस करने की, सीजन एक ही रहेगा। बात समझ आई? तो जिस समय ये जो स्पंज तेरे सामने बना है, ये जो इंडिविजुअल बना है, जिस समय उसका oocyte मैच्योर हो रखा होगा, उस समय इसका स्पर्म तो मैच्योर
हुआ नहीं। लेकिन दूसरी स्पंज है, उनके तो स्पर्म मैच्योर हो गए ना, स्पर्म रिलीज हो गए ना भाई, तो पानी के अंदर तो स्पर्म घूम रहे हैं ना इस स्पीसीज के, समझ गए। तो पता चला वाटर करंट के साथ कोई अदर स्पंज का स्पर्म यहां पहुंच गया और उसने इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज, काम हो गया खत्म। कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गया बताओ, बोलो, क्रॉस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, बात पल्ले पड़ी, क्या पल्ले पड़ा बताओ, इधर देखो सब लोग मेरे हाथों की तरफ। यूनिसेक्सुअल में क्रॉस होगा नो डाउट, ठीक है। बाइसेक्सुअल में सेल भी होता है, क्रॉस भी होता है, लेकिन हिट ये है जो कम बच्चा समझता है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस रखोगे, अच्छे से समझोगे, समझाओगे दुनिया को कि मोस्टली हर्माफ्रोडाइट में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस, बिकॉज टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बोथ गैमेट इज नॉट सेम। किसी में मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है तो किसी में फीमेल गैमेट, और ऐसा क्यों होता है वो भी सुनो। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फर्टिलाइजेशन एडवांस है, सेल्फ की क्रॉस, सेल्फ की क्रॉस। भाई साहब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक इंडिविजुअल के दो गैमेट स्पर्म ओसाइट फ्यूज हो जाते हैं, कुछ नया बनेगा क्या, वेरिएशंस नहीं आएंगी। जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, उनके गैमेट का फ्यूजन होगा, दो अलग अलग जीनोटाइप की मिक्सिंग होगी, तो उससे न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स और एलिल्स बनते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, न्यू कैरेक्टर्स आते हैं प्रोजेनी में। प्रोजेनी ना तो इसकी फोटोकॉपी होगी ना इस पेरेंट की फोटोकॉपी, दोनों के कैरेक्टर रखेगी प्लस अपने भी कुछ नए कैरेक्टर रखेगी, डन। इसलिए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देखोगे तो क्या होता गया, एनिमल पहले बाइसेक्सुअल होते थे, लोअर ग्रुप है जिनमें बाइसेक्सुअल देखोगे आप, ठीक है, उनमें सेल्फ होगा, फिर क्रॉस शुरू हुआ, ठीक है, और अपर ग्रुप में जाते जाओगे तो एनिमल यूनिसेक्सुअली मिलेगा, क्रॉस ही फर्टिलाइजेशन मिलेगा। तो हर्माफ्रोडाइट में भी मोस्टली कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, क्रॉस ही होता है। सेल्फ तो बड़ा रेयर है क्योंकि उसमें वेरिएशंस नहीं आती है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फर्टिलाइजेशन एडवांस है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बोलो ये कहानी समझ आई कि नहीं आई, पक्का समझ आ गई, डन डन। अच्छा एक चीज और बताओ, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझते हो सारे बच्चे। एक दिन मैंने सुनाया था, लार्वा वाली कहानी सुनाई थी, याद है कि नहीं, हाँ जी। अभी एक बार बोर्ड पे बना देता हूं मैं, ठीक है ना, हटा दूं ये स्लाइड, चेंज कर दूं, डन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कंप्लीट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच गया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट कर देता हूं, आ जाइए इधर। हाँ भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उधर से मैं इधर ले आया, इसको शुरू करें। देखो इधर कुछ नहीं करना, मुझे दो बातें आपसे करनी है। ये एक स्पंज है, ये एक स्पंज है, और इसमें मैं ऊसाइट बना देता हूं। ये सपोज कीजिए ऊसाइट है, हाँ भाई ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ, बताओ स्पंज में सबसे पहले क्या बनेगा ब्रीडिंग सीजन में, क्या मैच्योर होगा, बड़े गड़बड़ करते हो तुम तो यार। हाँ जी, ये हर्माफ्रोडाइट है, सुन लो मेरी बात ध्यान से कान खोल के, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन दोनों गैमेट सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। पहले कौन मैच्योर हो गया, oocyte, ये है मैच्योर oocyte, दिख रहा है सबको, ये मैच्योर oocyte हो गया। एक सेकंड रुको, मैच्योर oocyte है, चलो इससे आगे बढ़ो। हाँ भाई, जिस समय इस स्पंज का oocyte मैच्योर हुआ, इसका स्पर्म मैच्योर नहीं है, तो क्या ये oocyte इंतजार करते रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उस समय ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो इस स्पीसीज के स्पर्म्स पानी में घूम रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं, तो उससे क्या होगा बताइए, तब तक कोई अदर स्पीसीज का जो स्पर्म है ना, वो वाटर के साथ आएगा, इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज। समझ गए, मैं लिख रहा हूं यहां से, देख इधर, ये मैंने बताया कि स्पर्म, एक सेकेंड, स्पर्म फ्रॉम अदर स्पीसीज, सॉरी सॉरी, स्पर्म फ्रॉम अदर स्पंज, अदर स्पंज, एक सेकेंड, स्पर्म फ्रॉम अदर स्पंज, चलेगा ये बात, किसी दूसरी स्पंज का स्पर्म है, वो वाटर करंट के साथ आया और इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज। बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा है, बोल के बताओ। हाँ जी, पहली चीज, हाँ इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्वेटिक एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होता है, ओपन वाटर में होता है, लेकिन स्पंज इसका एक्सेप्शन है, पहला ही फाइलम एक्सेप्शन है, समझ गए। और उसका बड़ा रीजन है कि स्पंजेस कभी भी अपने oocyte को रिलीज करती ही नहीं है, स्पर्म से लगाव नहीं है, मैच्योर होते रिलीज हो जाते हैं, बट दे नेवर रिलीज देयर oocyte, ठीक, नंबर वन। नंबर टू, फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्रॉस, इसका oocyte तो है लेकिन स्पर्म किसका है, अदर स्पीसीज, सॉरी सॉरी बार बार बोल देता हूं, अदर अदर स्पंज से स्पर्म आ गया, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब होगा सब डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अब याद करो, मैंने डेवलपमेंट के हिसाब से आपको बताया था कि जैसे एग है, फर्टिलाइज एग है, डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, हैचिंग हुई, ठीक, तो क्या होता है कुछ एनिमल्स में, जैसे मुर्गी का अंडा है, यूं समझो, ठीक, हैचिंग हुई, तो क्या हुआ, उससे चिक्स बाहर आते हैं, एडल्ट टाइप बेबी, ठीक है, धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, वो एडल्ट बन जाएंगे, ठीक। डेवलपमेंट कैसा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
डायरेक्ट डेवलपमेंट है, सीधे एडल्ट लाइक बेबी प्रोड्यूस हुआ है भाई, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। लेकिन मैंने कहा था फ्रॉग एग है, ठीक है, फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग है, हैचिंग हुई, क्या बाहर आएगा? टेडपोल लार्वा। क्या होते हैं लार्वा? जो एडल्ट से मॉर्फोलॉजी एंड अदर फीचर्स में, हैबिटेट में काफी डिफरेंट होते हैं। तो लार्वा इज एन इंटरमीडिएट स्टेज विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एडल्ट इन मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट एटसेट्रा। समझ गए? हाँ जी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, आराम से 1-2 महीने तक सर्वाइव करेगा, फीड करेगा, फिर उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। तो लाइफ साइकिल में एक बीच की स्टेज आ गई, लार्वल स्टेज आ गई, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट बचा या इनडायरेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट। ज्यादातर सुन लो, मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स में जितने फाइलम आएंगे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहेगा। एक्वेटिक है एनिमल्स, इनमें सब में लार्वा बनते हैं, लाइन से लार्वा बनेंगे। स्पंज में भी बनेगा, हाँ बनेगा, आओ बनाते हैं, देखो उधर। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, लार्वा बनेगा, लार्वा यहां से रिलीज होकर बाहर आ जाएगा, ये लार्वा है। इसके नाम भी है, हर फाइलम में नाम है, लेकिन मैंने पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि एनटीए पूछता ही नहीं है, ठीक है। ये देखो सिलिएटेड लार्वा है, सिलिया की हेल्प से छैया छैया करता रहेगा, एम्फीब्लास्टुला नाम है इसका। 1-2 महीने तक, 1-2 महीने बाद क्या होंगे? इसके सिलिया हो जाते हैं डिसअपियर, और ये सेटल हो जाता है, बॉटम पर आ जाएगा, बॉटम पे आके जुड़ेगा, कनेक्ट होगा और ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करते ही क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, बेबी 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 स्पंज बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ जी, न्यू स्पंज बन गई, ये देख लो इधर, न्यू स्पंज, ठीक है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट स्पंज, दैट इज कॉल्ड, जल्दी बोल के बताओ। हाँ जी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? जल्दी बोल के बताओ। मेटामॉर्फोसिस। जानते हो? तो डेवलपमेंट कैसा बताइए, डायरेक्ट बताएं या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4-5 बातें मुझे बतानी थी स्पंज की बारे में। नंबर 1, स्पंजेस कैसी होती है? हर्माफ्रोडाइट। सारे वर्ड एक बार बता दो, कंफ्यूजन नीचे आगे से, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। हर्माफ्रोडाइट बोलिए या फिर बोलिए बाइसेक्सुअल, चलेगा? हाँ, रुको, सेक्सेस यूनाइटेड या सेपरेट? सेक्सेस यूनाइटेड या सेपरेट? सेक्सेस यूनाइटेड, मेल फीमेल यूनाइटेड, समझ गए? एक इंडिविजुअल दोनों गैमेट प्रोड्यूस करेगा। आखिरी वर्ड जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मोनोसियस की डायोसियस? मोनोसियस। ये वर्ड यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का अपोजिट समझ लेना। बाइसेक्सुअल को कहते हैं मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल को कहते हैं डायोसियस, ऐसे याद रख लेना। तो मोनोसियस, ठीक है, ये बातें ठीक है। सिंबल बनाए तो ऊपर मेल नीचे फीमेल ऐसे करके बना दिया, डन। ये वाली बात पल्ले पड़ी, आगे बढ़ो। गैमीट्स कैसे बनते हैं? ब्रीडिंग सीजन में गैमीट्स आर फॉर्म्ड, मेल फीमेल गैमीट बनेंगे बाय मॉडिफिकेशन ऑफ, जल्दी बोल के बताओ, बाय मॉडिफिकेशन ऑफ आर्कियोसाइट्स। ये याद है कि नहीं? आर्कियोसाइट्स, टोटिपोटेंट सेल्स, उनके मॉडिफिकेशन से गैमीट्स बनेंगे, डन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? बोल के बताओ मुझे, फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, एक सेकंड रुको। फर्टिलाइजेशन 2-3 बातें होती है फर्टिलाइजेशन में। एक तो लोकेशन के भी आप पे आपको बताना है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? तो भाई इंटरनल है। सेल्फ है कि क्रॉस है? सेल्फ है कि क्रॉस है? क्रॉस। इन दोनों का रीजन बताता हूं, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट से ये दोनों बात ही एक्सेप्शन है, जनरल कॉन्सेप्ट से। भाई एक्वेटिक एनिमल में हम जानते हैं, इसको छोड़ दीजिए स्पंज को, बाकी सब में क्या होगा? एक्वेटिक में एक्सटर्नल होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें भी एक्सटर्नल होगा, कहानी तो हमने ऐसी सुनाई थी। लेकिन इसमें क्या होता है? इंटरनल होता है। रीजन क्या है? रीजन है, याद रखोगे, कि स्पॉन्जेस नेवर रिलीज, दे नेवर रिलीज दियर oocyte, नेवर रिलीज oocytes। इनको अपने अंडों से oocyte से ज्यादा लगाव है, oocyte रिलीज ही नहीं होगा तो यहीं जहां डेवलप हो रहा है वहीं फर्टिलाइज होगा, देर सवेर जब भी होगा। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस क्यों हुआ? जब हर्माफ्रोडाइट था तो प्रोटोगाइनस कंडीशन की वजह से, समझ गए? ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक है, ये हुआ ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है? प्रोटोगाइनस कंडीशन बोल के बताना। प्रोटोस मतलब फर्स्ट, गाइनस मतलब फीमेल। oocyte गेट मैच्योर, जल्दी बोलो, गेट मैच्योर, मैच्योर फर्स्ट, यस और नो? गेट मैच्योर अर्लियर देन स्पर्म, तो oocyte पहले मैच्योर हो जाता है। चलो आखिरी बात सुना दो, लड़के मैं जा रहा हूं, कितना टाइम है? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, चलो आखिरी बात सुना रहा हूं। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होने का मतलब है विद लार्वा। विद लार्वा या विदाउट लार्वा? विद लार्वा। लाइफ साइकिल में लार्वा होगा। लार्वा क्या होता है? लार्वा क्या होता है? लार्वा इज एन इंटरमीडिएट स्टेज विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एडल्ट इन मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट एटसेट्रा। देख रहे हो, लार्वा मोटाइल है, सिलिएटेड है, सिलिया की हेल्प से छैया छैया कर रहा है। एडल्ट कैसा है? ससाइल है।
समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बाय, नमस्कार। तो कुल मिला के दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्जेस। इसमें एग्जाम्पल्स रह गए हैं, वो मैं करवा दूंगा। और फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया था मुझे याद दिला देना, मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है, ताकि आगे कभी पूछूं तो तुम्हारा रेस्पॉन्स प्रॉपर आए। बेसिक्स ठीक से समझते चलोगे तो आगे रेस्पॉन्स और तगड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो रोज ही जूते खाने के काम कर रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन धीरे 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 रेस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा। डन, चलो बाय, नमस्कार। हाँ बेटा, इसको कर देना, क्लास को एंड कर देना कोई बच्चा जब भी बाकी बच्चे नोट कर ले तो, ठीक है।